माइनॉरिटीज़ का जो एक सबसे बड़ा मसला है इस माशरे के अंदर वो ये है कि हमने हर चीज़ को मुल्क पाकिस्तान में रिलीजन से एसोसिएट कर दिया है। वो हवन करवा रहे थे पाकिस्तान के फेवर में, दुआएं मांग रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो जंग जीत जाए। अंडर आर्टिकल 20 कोई किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकता और किसी को ये नहीं कह सकता कि आपने ये मज़हब फॉलो करना है। हम चाहते हैं बराबरी, हमें बराबरी की बुनियाद पे शहरी समझा जाए। जब आप माइनर्स की बात कर रहे हैं, ग्रूमिंग इज फोर्स। टीएलपी की एक बंदी की स्पीच भी आई थी कि चुड़ो अगर तुम लोगों ने रहना है तो इस तरह रहो, कोई नहीं मना कर रहा रहने से, लेकिन अगर निकलोगे बाहर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। हर साल हम लोग माइनॉरिटी राइट्स मार्च करते हैं, अक़लियत हकूक़ मार्च की बात करते हैं। हमने सोचा कि पैनल में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अगर हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो डाइवर्स पैनल के साथ हम लोग आज आए हुए हैं। लूक विक्टर, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, कानून से वाबस्तगी रखते हैं, केसेस में काफ़ी फोर फ्रंट पर होते हैं। ऑलरेडी ये डिस्कस कर रहे थे कि उसकी मेंटल हेल्थ टोल क्या होती है सारा दिन इन केसेस से लड़ने के साथ साथ। और साथ हमारे नजमा मेश्वरी हैं जो औरत मार्च, माइनॉरिटी राइट्स मार्च दोनों में इन्वॉल्व हैं और बहुत ज़्यादा उनका कम्युनिटी ग्रास रूट्स में काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, कैसे हैं आप लोग? जी शुक्र है खुदा का, थैंक यू फॉर हैविंग अस, इट इज़ अ प्लेजर टू बी हियर। तो लूक, आपसे शुरू करते हैं कि हर साल कोई ना कोई तो एजेंडा होता है, कोई मैनिफेस्टो होता है, तो इस साल क्या है? देखिए, मैनिफेस्टो तो आप समझें कि अगर आप किसी भी अक़लियत से जाके पूछेंगे कि आपका इस मुल्क के अंदर अगर कुछ भी एक्टिविज़म का या अपने हकूक़ पे बात करने का जो एजेंडा है, वो एजेंडा एक ही है, हमें बराबरी चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि हर साल कुछ वो जो बराबरी का लफ्ज़ जो है उसमें से जितनी सारे जो मामलात हैं उसमें से भी कुछ हम चंद चीज़ों पे फोकस करें, तो इस साल जो माइनॉरिटी राइट्स मार्च फोकस कर रहा है वो फोर्स्ड कन्वर्जन और उसी के साथ साथ एजुकेशन के ऊपर, कि एजुकेशन में डिस्पैरिटी किस तरीके से है। और मैं समझता हूँ कि एक किसी भी कौम की जो बुनियाद है, किसी भी सोसाइटी की जो बुनियाद है, वो उसकी तालीम की फ़रामी है। और तालीम की फ़रामी में भी किस तरीके से मज़हब की बुनियाद के ऊपर तफरीक और मुनाफरत की बुनियाद के ऊपर एक डिस्पैरिटी क्रिएट की जाती है, इस दफ़ा हम उसे एड्रेस कर रहे हैं ज़्यादा। नजमा, मैंने सुना है आप थोड़ी डरी हुई हैं कि मैं पता नहीं क्या क्या आपसे सवाल पूछ लूँगा, तो सेफ सवाल पूछते हैं। तहाँ जो ताल्लुक़ कराची सां आहे मुंहिंजो जेको फ़िल वक़्तु जेको रहां थी पई उहो त कराची लियारी सां आहे, बट मुंहिंजो जेको बाबा ऐं सावरनि जो आहे उहो डिस्ट्रिक्ट बदीन आहे। वहाँ मूंखे ख़बर पई आहे तव्हां सिंधी में ज़्यादा कंफर्टेबल आहे। मुंहिंजी न, मां उर्दू में भी कंफर्टेबल है, कोई इशू न आहे। मुंहिंजी सिंधी जहिड़ी आहे न वो न मां उर्दू में सुठी कोन आहे वो मां छा कयां। ये फोर्स कन्वर्जन का जो इशू है जिस पे आपका अच्छा खासा काम है, अभी जो शांति का केस है अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, आप जो बता रही थी, आप कैसे डील करती हैं ये इश्यूज? मतलब देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा, हमें अपनी आवाज़ जो है आगे आपके फ्रेंड्स तक लाने में हमारी हेल्प की। बाकी इश्यूज़ जो है ना, देखें, एक दर्द होना चाहिए दिल में, लाइक जिस तरह से मैं समझती हूँ कि एक दर्द होना चाहिए, फिर इश्यूज़ इतने होते हैं आपके सामने, बस आप वो एक फीलिंग्स लेके जाएं, इशू ही इशू हैं। हमारे कम्युनिटी में तो बहुत ज़्यादा इशू हैं, जैसे लुक भाई ने बताया, एजुकेशन के हैं, फोर्स कन्वर्जन के हैं, और लाइकली रिसेंटली जैसे अभी आपने बात की शांति केस। शांति सी बहुत सी बच्चियां हैं हमारी कम्युनिटी में जो दुल्हन बन के जाती हैं, प्रॉपर जो है सेक्स एजुकेशन नहीं है, उसके रहते बहुत सारी बच्चियों के साथ ये गलत हो जाता है। फिर ससुराल वाले ये बोल देते हैं लाइक पेट में दर्द था, ये था, वो था। जैसे शांति के केस में बोल रहे हैं कि उसने मच्छी खाई, दूध पिया, उसकी वजह से उसके साथ ये हुआ है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने झूठ बोला था अपने बेटे को बचाने के लिए, और उसके शांति के हस्बैंड ने इतनी दरिंदगी की उसके साथ, बहुत कुछ उसके साथ बहुत कुछ बुरा किया। उसके पैखाने में उसने पाइप ऐड किया, अपना हाथ ऐड किया, नाखूनों से उसकी आंतें फट चुकी हैं। फिर उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल अंकल्स एरिया में गए हैं, डॉक्टर्स ने उसका केस और ख़राब कर दिया। वो बच्ची डिस्चार्ज जैसी नहीं थी, फिर भी डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज कर दिया
क्योंकि ससुराल वाले बोल रहे थे अब हमारे पास पैसे देने के लिए। मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उसमें ये समाज के साथ, ये समाज से जुड़े जो लोग हैं वो उसको बढ़ाते हैं। ससुराल वालों ने छुपाया, उसको और बढ़ाया। हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, वो बच्ची डिस्चार्ज नहीं थी फिर भी डिस्चार्ज किया। आपके हॉस्पिटल में इतनी तो कम से कम गुंजाइश होनी चाहिए और है कि अगर कोई गरीब, कोई आपकी फैसिलिटीज़, कोई पैसे अफोर्ड नहीं कर पाता तो आप उसको जना सिविल रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने गैर कानूनी काम किया था, आपने वहाँ उसको रेफ़र नहीं किया, उनसे एक एफिडेविट साइन करवाया और उसको घर भेज दिया। बच्ची को, उसका पेट फटा हुआ, आपने उसको घर भेज दिया। प्रॉपर ससुराल वालों ने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। और जिस वक्त ये हादसा हुआ है 17 तारीख को, मेरे पास केस आया है 3 जुलाई को। 17 जून 3 जुलाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लड़की पूरी उसकी बॉडी पॉइजन, मेरे पास जब वो आई पेट फटा हुआ था। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैंने 18 दिन उस बच्ची के साथ किस तरह से गुजारा है। जब मैं उसको लेके गई हॉस्पिटल, उसका पेट फटा हुआ है। नॉर्मली पेट अगर फटता है तो उसमें से ब्लड निकलता है, येलो जैसा कुछ पीप निकलता है, लेकिन इस बच्ची के पेट में सिर्फ ग्रीन जैसा कुछ, ऐसा लाइक कुछ निकल रहा था। मैं देख ही नहीं पा रही थी, इतनी बदबू थी। जब मैं ट्रॉमा सेंटर ले गई, वहाँ के जो स्टाफ थे कुछ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आप एसी से प्लीज़ इसको निकालें। मैंने कहा कुछ तो इंसानियत दिखाइए, इस जगह पे कल हम भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। कुछ इंसानियत दिखाइए, ये पेट फटा हुआ है, ये बिल्कुल सड़ चुकी है, मैं इनको बाहर नहीं लेके जा सकती धूप में। फिर उनको थोड़ी बहुत बात समझ में आई, उन्होंने रखा। रिसेंट उसी दिन हमारी बिल्डिंग का भी वाक़या होता, डॉक्टर भी फारिग नहीं थे। फिर मैं इमरजेंसी में आई, मैंने डॉक्टर को बुलाया कि प्लीज़ ऊपर चलें, बच्ची को देखें। तो ये है हमारे माशरे की हकीकत। एजुकेशन, मस्ट एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन नहीं है, निसाबी एजुकेशन नहीं है। बहुत सी हमारी बच्चियां जो हैं वो इस जो है ना गलत तरीक़ों में फंस जाती हैं, मर जाती हैं। अगर ये केस बस मेरे पास नहीं आता तो यही होता कि इसने मच्छी खाई, इसने दूध पिया और कुछ इन्फेक्शन हो गया और ये मर गई इस तरह से। और 3 दिन से बच्ची का जो है वो पेट के पूरे जो है पार्ट्स वो डैमेज हो चुके हैं, डॉक्टर ने बताया। कल मुझे डॉक्टर ने बताया कि उसका ब्रेन जो है वो भी डैमेज हो गया, हालांकि वेंट पर है। और अब जो है ना डॉक्टर बस वो थोड़ी बहुत दिल चल रही है, जैसे ही उनको मशीन जवाब देगी वो हमें बॉडी देंगे। ये हालत है। आई डोंट नो व्हाट टू से। आपकी औरत मार से भी वाबस्तगी है। आई थिंक पाकिस्तान में इतने सारे मसले मसाइल हैं, वो कहीं ना कहीं दे बिकम वर्स अगर आप औरत भी हैं, फिर आप माइनॉरिटी भी हैं। तो ये जो इश्यूज़ हैं, औरत मार्च के बारे में ऑनलाइन जो भी डिस्कशन होता है वो एक नज़रिए से लोगों को लगता है, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगी कि भाई ये जो आप लोगों की ऑनलाइन फड्डे हैं सोशल मीडिया पे या ट्विटर, इसके बियॉन्ड एक हकीकत है और औरतों के साथ जो हो रहा है इस माशरे में अगर आप बात नहीं करोगे तो? देखिए, औरत मार्च का जो मकसद है वो है ही मकसद ये कि औरतों के जो ये इशू हैं, औरत मार्च जो है वो लाइक बड़ी बड़ी होटल्स में कॉन्फ्रेंस नहीं करती, मीटिंग्स नहीं करती, वो आउटरीच करती हैं। वो उनके पास जाती हैं चल के, जो एक बस्ती में रहते हैं, वो कराची के इतना पॉपुलर इलाका है, उसमें जो छोटे छोटे इलाके हैं लोग उसमें कैसे जी रहे हैं जहाँ पानी नहीं है। दिहाड़ीदार मज़दूर जो है वो अपना किराया रेंट पे नहीं कर सकता है, वो खाने से इस दौर में भी वो खाने से दूर है, वो सैलानियों की लाइनों में खड़ा होता है खाने के लिए, क्योंकि वो पैसे बचाए रेंट देने के लिए। वो सैलानी पर खाएगा तब वो पैसे बचाएगा, वो रेंट देगा। रिसेंटली एक वाक़या है जिसका मैं बताती हूँ। औरत मार्च इन चीज़ों पर काम करती है, इन पर फोकस करती है। ज्योति नाम है उनका, मेरी कम्युनिटी की हैं, लियारी में रहती है। उनका 1,40,000 किराया चढ़ा हुआ है। अब जो हैं वो मालिक मकान जो है वो उनसे ये बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा भी आप दे दें, मैं आपके हालात देख रहा हूँ। लेकिन देखिए, देना तो है आपको, क्योंकि छोड़ेंगे तो वो नहीं। अब पता है उनके घर में झगड़ा हो गया है सास बहू का इस तरह से, क्योंकि खाने के लिए नहीं है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, तो बहू बेटे से सवाल करती है। बेटा बोलता है मैं फांसी खा लूँ, क्योंकि दिहाड़ी जितनी भी लाता हूँ उससे तो घर में पूरे ही नहीं होती है, हम इतने सारे बंदे हैं घर पे। अब वो पता है ज्योति ने क्या किया, वो पास वाली किसी लड़की के पास गई, खत लिखवाया उसने कहा मुझे एक लेटर लिख के दो कि मेरी ये परेशानी है और मैं खुदकुशी कर रही हूँ। तो उस बच्ची ने वहीं पे स्टॉप कर दिया
और मुझे बुलाया कि ज्योति ने मुझसे ये लेटर बाजी साइन करवा रही हैं, आप ज्योति को देख लें। फिर मैंने पूछा ज्योति पागल हो क्या यार, ये क्या कर रही हो? कहती है 17 साल 18 साल हो गए मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, 5 बेटियों की शादी मैंने भीख मांग मांग के करवाई है, लेकिन अब जो है ना मुझसे हालात संभले नहीं जा रहे हैं कि अब मेरी उम्र भी नहीं है वो कि मैं इस चीज़ों को बर्दाश्त कर सकूं, इसीलिए मैं खुदकुशी कर रही हूँ। ये तो लेटर लिखवाया मैंने, उसने तुम्हें बता दिया, लेकिन अब मैं लेटर नहीं लिखवाऊंगी, अब मैं डायरेक्ट खुदकुशी करूँगी। तो ये वाक़यात हैं। कम्युनिटी में बच्चियों की शादी नहीं होती, उनकी 8-8 साल मंगनी हो चुकी, एजुकेशन है नहीं, अब वो शादियाँ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर लोग हमसे सवाल पूछते हैं आप बच्चों को एजुकेशन नहीं दिलाते, शादी करवाते। भाई जिनकी 8-8 साल मंगनी हो चुकी है उनको तो शादी करनी है, उनको कहाँ एजुकेशन में? और फिर आप जो हैं वो एजुकेशन यहाँ पर हमारी है ही कहाँ? गवर्नमेंट में कोई जो है वो निसाब का कोई वो प्रॉपर नहीं है, स्कूलों में जो टीचर्स आते हैं वो बिल्कुल बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं है उसका। और फिर ये है कि दिहाड़ीदार जो मज़दूर हैं उनकी दिहाड़ियों में गुजारा नहीं होता, फिर वो बच्चों को क्या कहते हैं बूट पॉलिश पर भेज देते हैं। बच्चे छोटे छोटे खारा दर में आप देखेंगे हमारी कम्युनिटी वाले, क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले बूट पॉलिश करते हैं, फिर वो वहाँ से कुछ लाते हैं 200-300, वो घर में गुजारा करते हैं। भाई कोई तो आप जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिस्टम बनाए। आप अब रिसेंटली हमारी जो बिल्डिंग गिर चुकी है इस तरह के, ये तो बिल्डिंग गिरी क्यों गिरी? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे दूसरा घर अफोर्ड करने के लिए, सिर्फ वो नहीं छोड़ रहे थे बिल्डिंग, और ये हादसा हुआ। ऐसे बहुत से हमारी कम्युनिटी में हैं, आप लियारी आके देखें तो सही बिल्डिंग्स कितनी जो हैं वो बुरी कंडीशन में है, कब गिर जाएँ कुछ पता नहीं है, कब गिर जाए। ये रिस्क उठा के वो लोग अपने बिहाफ पर बैठे हुए हैं। इसमें लोग ये जो नॉर्मल सोसाइटी के मसले होते हैं, या हर साल हम भी जब पोस्ट रखते हैं माइनॉरिटी राइट्स मार्च, तो एक ही कमेंट आता है ज़रूर, माइनॉरिटी क्या, कौन किसके पास यहाँ पर और मसले नहीं हैं, आप ये रो रहे हो हमारे ये मसले हैं। ऐसा कोई नहीं बोल रहा कि यार गुर्बत सिर्फ माइनॉरिटी स्पेसिफिक मसला है या सिर्फ औरतों के साथ मसला होता है, किसी बात के साथ कोई मसला नहीं हुआ पाकिस्तान में। बट हाउ टू मेक पीपल रियलाइज और हाउ टू हैव दिस कॉन्वर्जेसन कि यार इफ़ ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर आप गरीब भी हो और साथ फिर माइनॉरिटी भी हो, तो जो एक नॉर्मल मेजॉरिटी रिलीजन वाले गरीब का मसला है वो 10x बढ़ जाता है। डिस्पैरिटी है उसमें भी जो है ना, एक जो ब्रंट ऑफ ऑल ऑफ दीज मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि देखें आपने बिल्कुल यू द नेल इन द कॉफिन वाली बात है कि असल में जब ये भी इस तरीके की जब भी हमें रिबटल मिलता है और निगेट करने की बात करते हैं कि भाई ये मसाइल तो पाकिस्तान में सबको ही हैं, पाकिस्तान में हर बंदे को रोटी कपड़े का मकान का मसला है, ज़रूर है, लेकिन हमारी आर्ग्यूमेंट के है, और जो हम बज़ाहिर एज अ माइनॉरिटी पर्सन ग्रोइंग अप एंड स्टडीइंग इन सेंट माइकल्स, वन ऑफ माई ओन स्कूल्स, मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक दिन ओ लेवल्स के अंदर मेरे फ़िज़िक्स टीचर हु वाज अपरेंटली थोड़े से ज़्यादा रिलीजियस थे, और तो फ़िज़िक्स के लेक्चर के दौरान वाई आर यू टीचिंग इस्लाम एंड वाई आर यू टीचिंग इस्लाम इन अ मेथड कि जब आपको पता है इन अ मैनर कि एक मेरी पूरी इस क्लास के अंदर सिर्फ एक क्रिश्चियन बच्चा बैठा हुआ है, सो सम हाउ डिमीन क्रिश्चियनिटी। मैंने फिर जब इंटरमीडिएट किया और डिग्री कॉलेज से, अच्छा चलें वो इस्लामियात की क्लास थी तो मैं इतना थोड़ा सा वो उनको वो दे देता हूँ कि वो उन्होंने मज़हब पे ही बात करनी थी, बट अगेन अब शायद अगर उनको पता नहीं था या बाद में पता भी चल गया कि उन्होंने ये कमेंट कर दिया एक क्लास ऑफ 60-65 स्टूडेंट्स के भाई क्रिश्चियन तो 3 खुदा में मानते हैं। अच्छा मैं अकेला क्रिश्चियन नहीं था उस क्लास के अंदर, मेरे साथ एक और क्रिश्चियन भी था, वो शायद एक लाइक एनी अदर क्रिश्चियन स्टूडेंट वो खौफ से डर के उसने आगे कुछ नहीं बोला। आई रेज माई हैंड अप एंड आई क्लैरिफाइड कि भाई आप अपने बिलीफ पे कमेंट करें, आपने अगर मेरे बिलीफ पे करना है तो आई एम अ क्रिश्चियन सिटिंग ओवर हियर, और आप मुझसे पूछ लें मैं कितने खुदा में मांगता हूँ, और व्हाट यू आर सेइंग इज़ रॉन्ग, आई ओनली बिलीव इन वन गॉड। अच्छा ये मैंने तो कह दिया, बट मैं सोचने पे मजबूर था कि वो जो एक मेरे साथ एक और दूसरा क्रिश्चियन बच्चा है उसमें वो एकदम से जुर्रत पैदा नहीं हुई, जो कि 99.9% जो मेरे क्रिश्चियन बच्चे हैं जो पॉपुलेशन है, बात करने का मकसद है कि वो दुनिया की जो एक नॉर्मल लाइन, एक नॉर्मल रेस जो चल रही है ना, उसमें मज़हब की बुनियाद के ऊपर वो ऐसे दबके चल रहे हैं कि जी बड़ा, कहीं भी मज़हब की बात शुरू हो गई, कहीं भी इस तरीके की बात शुरू हो गई, हमने अपना सर झुका के चलना है कि कल को ये जो
65 अगर बच्चों की क्लास थी तो उसमें से हम 2 क्रिश्चियन थे, बाकी 63 तो मुसलमान हैं। और यहाँ पर अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी तो कल को कुछ मेरे साथ मसला तो नहीं हो जाएगा। सॉरी, चाय आ गई थी जी सर, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, जो नेशनल कैलामिटीज़ की हम बात करते हैं, फ्लड्स आते हैं, पाकिस्तान ने बहुत सारे फ्लड्स देखे हैं इस तरीके से। हमेशा एक जो इशू क्रिएट होता है वो होता है कि फ्लड्स के बाद जब चैरिटी की लाइंस बनती हैं उसके अंदर भी मज़हब के नाम पे तफरीक की जाती है। देखा जाता है जी ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, लें जी सवाब कमाने की अपॉर्चुनिटी आ गई है। अब ये जो क्रिश्चियन और हिंदू इस लाइन में आ रहा है ना, इसको जो बेसिक नीड है, जो बाकी सबको भी उनका मज़हब पूछे बगैर मिल रही है, लेकिन इसको कहना जी आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, पहले जी कलमा पढ़ लें तो आपको ये मिल जाएगा। इस वक्त मेरे पास पर्सनली 52 केसेस फ्रॉम पंजाब आए हुए हैं जिनको कन्वर्ट इस बात पे किया गया। कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से लड़ रहा था, किसी के बच्चे का कोई मसला था, उनको पैसे चाहिए थे, वो पैसे लेने के लिए किसी के पास गए, उसने कहा जी मैं पैसे उस सूरत में दूंगा आज शाम को। अच्छा जी तुम्हें बेटे की सर्जरी करनी है ना, ज़रूर मैं देता हूँ पैसे, पहले कलमा पढ़ लो, पहले ये जो मैंने सनद इस्लाम बनाया इस पर साइन कर दो। और अब वो एक हो गया, तो उन्होंने बच्चे का इलाज कराना था, कुछ करना था, कोई बिल भरना था, कोई भी मामला करने थे, वो हो गया। नाउ दे आर स्टक कि जी ये हमारे इसके ऊपर शनाख्त के ऊपर शनाख्ती कार्ड चेंज करवा के इस्लाम लिख दिया है और हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि भाई अब आपने जो है चर्च नहीं जाना, कुछ नहीं करना, और आपने हमारा जो भी ये ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है, मदरसे आना है, मस्जिद आना है। नाउ दोज 52 फैमिलीज आर स्टक। और वो कि हम इस चुंगल से किस तरीके से निकले। हमने कभी भी दीन इस्लाम को ना जाना, ना हमें पढ़ाया गया, हम उससे मुतासिर होकर कन्वर्ट नहीं हुए। ज़रूरत के तहत हमारी एक्सप्लॉइट करके, और जिसके लिए हम अपने खुदा से तो 10 दफ़ा माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन इस माशरा कब हमें छोड़ेगा। तो जो रोटी कपड़े मकान वाले मसाइल हैं उसके अंदर भी जो एक लार्जर डिस्पैरिटी और हमेशा एक वो जो बनाया जाता है ना अनफॉर्चुनेटली इस माशरे के अंदर, और मैं इसको इस चीज़ से जोड़ता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो हम पहले भी इनफॉर्मली भी बात कर रहे थे कि माइनॉरिटीज़ का जो एक सबसे बड़ा मसला है इस माशरे के अंदर वो ये है कि हमने हर चीज़ को मुल्क पाकिस्तान में रिलीजन से एसोसिएट कर दिया है। हम हर किस्म की तफरीक कि भाई किसको इमदाद देनी है, किसको कितना मिलना है, किसका स्टेटस क्या है, हमने स्टेटस ही डिफ़ाइन कर दिया मज़हब की बुनियाद पर। हाँ, हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं कि जी इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स है, और बहुत अच्छा जी हम कहते हैं जी इक्वालिटी है, लेकिन उसी के चंद आर्टिकल हम आगे चले जाएं, आर्टिकल 41 और 91, उसमें है कि जी मुल्क पाकिस्तान का सदर और प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म, वो कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। नॉन मुस्लिम की कैटेगरी जो है आपकी आर्टिकल 260 के अंदर के भाई मुस्लिम ये है, ये वाले पाकिस्तानी ये हैं, और फिर उसके बाद वो वाले पाकिस्तानी नॉन मुस्लिम्स के अंदर ये सारे के सारे इनका मजमुआ ये नॉन मुस्लिम्स हैं। तो जब हम एक माशरे का जो फाउंडेशन है, माशरे की चार दीवारी है जो डिफ़ाइन करती है, वो आइन होता है उस माशरे का। जब आइन ही मज़हब के नाम पर तफरीक कर रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी हैं कि फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 36 के भाई प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, द स्टेट इज़ बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्ट करते करते आपने साथ में एक डिस्पैरिटी इस लेवल की क्रिएट कर दी कि भाई ये कमतर पाकिस्तानी है, और वो भले रेस में मेरे साथ वो बच्चा उतना ही काबिल हो जाए, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बन सकता है कि उस पर एक एडिशनल ठप्पा है कि जी ये वो वाला पाकिस्तानी, ये मुसलमान पाकिस्तानी है, और मुझे इसलिए रोक दिया जाएगा और उस रेस में ही नहीं खड़ा होने दिया जाएगा, उस रेस से ही बाहर निकाल दिया जाएगा कि जी मैं ये वाला पाकिस्तानी हूँ जो नॉन मुस्लिम ब्रैकेट में आता है। ये जो सोच है माशरे की, ये अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आइन से लेके हमारी लेजिस्लेशन से लेके पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग से लेके ब्यूरोक्रेसी, पुलिसिंग, एवरीथिंग, जो पूरा स्ट्रेटा है आपकी, एटमॉस्फियर है आपकी माशरे का, उसके अंदर इनग्रेन हो चुका है। तो ये वाली जो आर्ग्यूमेंट है कि भाई सबके यकसा मसाइल है, मसाइल सबके यकसा हैं, हमारे एक एडिशनल मसाइल हैं, हम डबली मार्जिनलाइज्ड हैं सिर्फ और सिर्फ इस ठप्पे की वजह से कि हम नॉन मुस्लिम हैं। इसमें आपकी एक पूरी पॉडकास्ट भी है एजुकेशन के ऊपर, दिस आइडिया कि कोटा चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि भीख दी जा रही है, जबकि पाकिस्तान में किसी को इस तरह सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग की बेसिक आर्गूमेंट यही थी कि हम मेरिट पे नहीं कम्पीट कर सकते, क्योंकि हम हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड हैं। तब सबको ये आर्गूमेंट समझ में आ गई कि अच्छा जी, क्योंकि मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाए, क्योंकि उन्होंने वो वेस्टर्न एजुकेशन नहीं ली, तो वो पीछे रह गए हैं, तो वो इक्वल फुटिंग पे नहीं हिंदू से कम्पीट कर सकते, तो हमें कोटा भी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, फाइनली अपना मुल्क भी चाहिए। उस मुल्क में आकर यही आर्ग्यूमेंट की जाए कि किसी तबके के ख़िलाफ़ एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हुई है, सालों से हुई है, कंटिन्यूड हुई है, और वो सिस्टम के अंदर बेक्ड इन है, तो जस्टिस
और एक्विटी ये डिमांड करती है कि उसको आप रिड्रेस करें थ्रू अफर्मेटिव एक्शन, लेकिन लोगों की शायद ये सोच हो जाती है कि ये भीख मांग रहे हैं। मैं इसको समअप कर इस बात पे करता हूँ कि जो बाहर जाके इस्लामोफोबिया का नारा लगाते हैं और दुरुस्त लगाते हैं, हम कंडेम करते हैं, वो उनको अपने मुल्क के अंदर क्रिश्चियन फोबिया और हिंदू फोबिया करते हुए, सिख फोबिया करते हुए या अहमदी फोबिया करते हुए कोई मसला नहीं होता। तो ये जो एक हिपोक्रेसी है हमारे इस माशरे की, अनफॉर्चुनेटली, कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के हम सेलिब्रेट करते हैं जी, वो देखिए न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो ज़ोरान ममदानी जो है वो बन गए, हम खुश हो रहे होते हैं कि जी वहाँ हम जो खुश हो रहे हैं ना वो हम मज़हब की बुनियाद पे हो रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट अमेरिकन। हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है कि अगर ज़ोरान उधर जाके वो बन रहे हैं, गवर्नर नेक्स्ट बन जाते हैं और किसी पोस्ट पर भी आ जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, हम जो यहाँ पर उनको खुशी मना रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि जी देखो जी मुसलमान पहुँच गया। हम जो बैठ के यूके के सादिक खान को अगर सराह रहे होते हैं ना, वो हम इस बात पे सराह रहे होते हैं नॉट बिकॉज ऑफ के किसी ने पॉलिसी पढ़ी भी नहीं होती, जो ट्विटर पे लगे होते हैं जी वाह जी सादिक खान मेयर बन गया और ऐसे हो गया फलाना हो गया। तो वो उनसे आधे से पूछे ना कि भाई यूके की पॉलिटिक्स क्या है और एग्जैक्टली पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, क्या मामला चल रहे हैं उधर, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, क्या मामला है, किसी को ज़्यादा को नहीं पता होता। खुश इस बात पर हो रहे होते कि देखें जी मुसलमान वहाँ पर बन गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप खुश हों, लेकिन फिर यही वाली जो डिस्क्रिमिनेशन और डिस्पैरिटी है वो अपने घर में, ये हिपोक्रेसी है। इसमें जो हिंदू फोबिया का नजमा उन्होंने जिक्र किया, अभी जब हमारी पाकिस्तान इंडिया की थोड़ी बहुत जंग भी हुई थी, तो जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, वो यूट्यूबर्स हों, पॉडकास्टर्स हों, वो भी आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये क्या लड़ेंगे हमसे, गाय मूत्र पीने वाले, ये तो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। तो कहने को तो जंग पाकिस्तान इंडिया की हो रही है, जिसमें मेरे जैसा भी इंसान जो तनकीद करता है पाकिस्तान की, मेरे अंदर भी जज्बात और पेट्रियाटिज़म जाग गया। बट एज ए हिंदू आपका एक्सपीरियंस क्या था कि यार हम जंग भी लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान की साइड पे भी हैं, और पाकिस्तान के लोग ही इस तरह की बातें कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि पाकिस्तानी हिंदू भी हैं। ये जो मसला था जंग का, ये बहुत सीरियस था और हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास था। लेकिन यहाँ तक के लोग जो हैं वो प्रोग्राम्स कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वो हवन करवा रहे थे, पाकिस्तान के फेवर में दुआएं मांग रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो जंग जीत जाए। तो लेकिन ये वो सोच है यही कि लोग जो हैं वो ख़ुद को तो बहुत जो है ना वो खुले जहन का बोलते हैं, और जो है ना जब बात आती है मज़हब की तो वो तंग जहन बन जाते हैं। और फिर वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई हिंदू जो यहाँ बैठा हुआ है, पाकिस्तान जब वजूद में आया, इतनी खून रेजी के बाद भी जब हिंदू यहाँ से नहीं गया, वो अपनी मातृभूमि सिंध को छोड़ना नहीं चाहता था, तो भाई वो अब क्यों वो आपके ख़िलाफ़ होगा। तो लेकिन एक सोच होती है कि भाई ये जो हमारे पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं ना, वो इंडिया के हैं, वो एजेंट हैं, वो राय के एजेंट हैं, वो इसके एजेंट है, वो उसके एजेंट है, वो इस एजेंट, और ये सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे उनको टारगेट करते हैं। जैसे कि हमारी जो बच्चियों का मसला है, जैसे लोग फिर हमसे सवाल करते हैं आप जो है ना कज़न मैरिज नहीं करते हैं ना, इसीलिए आपके यहाँ ये मसले पैदा होते हैं। भाई सदियों से हम कज़न मैरिज नहीं कर रहे हैं, तो सदियों से ये मसला नहीं हुआ। ये सिर्फ एक जो हद शुरू हुई है उसमें जो एक साजिश हो रही है, हम बार बार बोल रहे हैं कि एक साजिश हो रही है हमारी बच्चियों के ख़िलाफ़। भाई मैंने तो खुला ही बोल दिया कि हमारे कुछ नालायक बच्चे ऐसे होते हैं जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उनको इस्लाम कबूल करवाइए ना, उनको दे, आपको जन्नत भी मिल जाएगी, उनको एक घर भी मिल जाएगा। वो नहीं होता। लड़के हमारे हैं जो मनशियात में जाते हैं, अपनी ज़िंदगी गर्क कर देते हैं, आप उनको लाके इस्लाम कबूल करवाइए ना, उनकी ज़िंदगी सुधारें। वो है इस्लाम, वो है सवाब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि हमारी कमसिन बच्चियाँ, और वो जाति किसके साथ है, वो लोफर जिनको अपनी कम्युनिटी में कोई रिश्ता नहीं देता, उनके अपने घर वाले उनको अपने घर में नहीं बैठते देते, और वो लड़के हमारी लड़कियों को ले जाते। फिर ये होता है कि बहुत सी हमारी जो लड़कियां हैं, हमें इस पर भी नहीं है, हम कोई ख़िलाफ़ भी नहीं है, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ भी नहीं है। मैं खुद ये सोचती हूँ कि अगर मेरे बच्चे 18 साल से ऊपर हैं, अपनी मर्ज़ी से अगर वो मेरा धर्म छोड़ के किसी और धर्म में जाते हैं तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। वैसे ही हमारी कम्युनिटी की जो बच्चियाँ जाती हैं उस पर एतराज़ इस पर है कि 2-3 साल वो रखते हैं अपने पास, फिर वो किस तरह से बेची जाती हैं। हमने खुद ये प्रैक्टिकल किया है, किस तरह से वो बेची जाती हैं, किस तरह से वो हमारी कम्युनिटी में वापस जो है वो भेज दी जाती हैं, अपने घर से निकाल ली जाती हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, कोई खुदकुशियाँ कर लेती हैं, किसी को कम्युनिटी में रखा नहीं जाता, वो पता नहीं किस तरह से क्या करती है। ऐसे बहुत से केसेस हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं, अगर हम यहाँ बयान करें तो वो कहानियाँ ख़त्म होने वाली नहीं हैं। एक कहानी मैं मनीषा की बताऊंगी जो मेरे पास वाक़या आया था।
वो बच्ची 12 साल की उम्र में, कोई पठान लड़की उसकी दोस्त थी, उसने उसको कहा कि भाई मेरा भाई बहुत अच्छा है, आपके घर में गुर्बत है, हमारा तो घर देखें आप, ये वो हम मेरे भाई से शादी कर लें, इस्लाम कबूल कर लें, इस्लाम में जो है ना बहुत से औरतों के हक हुकूक हैं, आपकी हिंदू कम्युनिटी में इतने हुकूक नहीं ना। पहले उसका ब्रेन वॉश किया। जब वो 12 साल की उम्र में उसके साथ निकली, उस बंदे ने उसके साथ निकाह किया, 6 महीने सिर्फ खुद उसके अपने घर पे रखा है, 6 महीने के बाद उसने बेच दी। जब वो मेरे पास आई है 12 साल की उम्र में, वो मेरे पास आई है तब भी लाइक 16 साल की थी। जब आई मनीषा, उसने अपनी कहानी बताई कि उसने मुझे 6 माह बाद उसने मुझे बेच दिया। मैं किस किस तरह से यूज़ हुई हूँ, मैं किस किस तरह से बेची गई हूँ, मैं किस किस तरह से बेच बाज के यहाँ पर आई हुई हूँ। मुझे लोग रात को छोड़ते नहीं थे, मैं आइस का कोई नशा पता नहीं, कोई शीशा क्या, मुझे इतना नशे का पता नहीं, वो मैं करती थी ताकि मुझे नींद ना आए। उस वक्त उसके पर्स में कुछ गोलियाँ पड़ी हुई थी, सफ़ेद कलर की, वो खा रही थी। और उसने कहा कि मैं इसीलिए नहीं सोती थी क्योंकि जब मैं सोती थी तो लोग मेरे साथ बहुत बुरा करते थे, इसीलिए मैं सोती ही नहीं थी। फिर जो है कोई एक आईसी ग्राउंड पे कोई एक अड्डा था, कोई औरत वहाँ चला रही थी, एक सेक्स रैकेट चला रही थी, ये वहाँ से आई थी मेरे पास। और उसने कहा कि मैं वहाँ पर अब भी ये काम हो रहा है, अभी भी मैं ये सारा कुछ वहाँ पे करती हूँ। तो मैंने उसको अपने घर पे रखा 15 दिन, और मैंने कहा आप वो सब कुछ छोड़ना चाहती हो तो आ जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि वो इतना डर के बैठी हुई थी मेरे घर पर कि खिड़की में भी खड़ी नहीं होती थी कि मुझे कोई देख ना ले। बाय चांस एक दिन किसी बंदे ने उसको देख लिया मेरे घर के बाहर, फिर वो ऐसे निकली है मेरे घर से, मुझे बताया नहीं। फिर 3 दिन के बाद फिर वो मेरे पास, मैंने कहा मनीषा तुम मुझे बताती बेटा, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं रखा था तुम्हें घर पर, तुम अपनी मर्ज़ी से आई थी। उसने मुझे मम्मी बोलती थी, मुझे कहा नहीं मम्मी, नजमा मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। इतना वो रो के कहा कि मैं आपके घर नहीं रुक सकती अब, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, वो आपको कुछ भी कर सकते हैं, वो पप्पा को कुछ भी कर सकते हैं। और आप लोगों ने मुझे 15 दिन इतनी मोहब्बत दी है कि मैं नहीं चाहती कि आपको कोई नुकसान हो, आपके बच्चों को कोई नुकसान हो, आपके हस्बैंड को कोई नुकसान हो। और वो रो के गई है मेरे पास। और मेरे पास जब थी उसके पहले भी जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे, लेकिन रिसेंटली उसके जो ताज़े मैंने निशान देखे ना, तो मैंने कहा मनीषा मुझे दिखाओ दिखाओ। उसने कहा नहीं मम्मी नहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा दिखाओ उसके जिस्म पे वो निशान। ये सिर्फ मैं आपको एक वाक़या बता रही हूँ, ऐसे बहुत से केसेस हैं, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो हुए हैं। और हम कोई इस तरह से नहीं है ना, हम किसी के फ़ंड पे चलते हैं, ना हम किसी की एजेंडा पे चलते, कुछ नहीं। हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, हम किसी की एजेंडा पे नहीं खड़े, हम सिर्फ अपनी बच्चियों की जो ज़िंदगी की एजेंडा है हम उस पर खड़े हुए हैं। फिर लोग हमें बोलते हैं आप जो है ना बड़े बड़े फंड्स मिलते हैं आपको, जो है ना बड़ी बड़ी जो औरत मार्च को मिलते हैं, औरत मार्च से आप जुड़ी हुई हैं, ये अमेरिका देता है, ये जर्मनी देता है, ये देता है, वो देता है, आप उस पर चल रही हैं। लाइक मैं जो हूँ खुद रेंट पर रहती हूँ, हर 1-2 साल के बाद मुझे वो घर छोड़ना पड़ता है। और क्योंकि ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं तो मालिक मकान को जब पता चलता है कि भाई ये इन्वॉल्व हैं ऐसे केसेस में, तो यही है लुक बाइका कि वो जो एक मुआशरे का जो है ना वो भी हमारे सामने आता है। इसलिए मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सबको पता है। फिर भी मेरे पास ऑफ़र आते हैं कि आपका नाम देखो, वो अल्लाह ने नजमा इसीलिए तो रखा है कि आप इस्लाम कबूल कर लो, हम आपको दावत देते हैं आप इस्लाम कबूल करें। सोचें एक सोशल एक्टिविस्ट को वो दावत दे सकते हैं, तो लाइक हमारी बच्चियों के साथ वो क्या क्या कर सकते हैं। कितनी सारी बच्चियां हमारी हैं जिनको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं है। हम 7 साल से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, पहले हम इन चीज़ों पर नहीं थे, लेकिन क्योंकि मुसलसल कम्युनिटी में ये वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं, हमने कहा चलें इस पे बात करते हैं, इस पे काम करते हैं, शुरू करते हैं कि क्या हुआ है। बहुत सी ऐसी कम्युनिटी की बच्चियां जो गर्क हो गई ज़मीन में, कहीं पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, क्या उनके साथ, वो कहाँ गई, कुछ पता नहीं है। लेकिन क्योंकि जब हमने इस पर काम करना शुरू किया, बहुत सी बच्चियाँ हमने रिकवर करवाई हैं, बहुत सी बच्चियाँ वो हमने रिकवर करवाई हैं, तकरीबन 6-7 जो थी उन्होंने रिकवर करवाई हैं, उनकी हमारी कम्युनिटी में शादी भी हुई है, क्योंकि कम्युनिटी वाले भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते उन लड़कियों को। फिर हमने वो भी मुहिम चलाई कि देखें बच्चियाँ हैं, उनका ब्रेन वॉश किया गया है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं निकली हैं, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। क्योंकि वालिदैन क्यों नहीं समझते, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन नहीं है, वो समझना ही चाहिए। लाइक वो इज़्ज़त हो गई, वो हमारी इज़्ज़त चली गई, बच्चियाँ निकल गई, अब हम उनको नहीं रखेंगे, ये भी होते हैं। इन पर भी हमने काम शुरू किया
और फिर वालिदैन को समझाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया है बच्चियों को। बहुत सी बच्चियां हमने रिकवर करवाई हैं, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। शेल्टर की जो हालत है वो हमारी बच्चियों ने हमें बताई है कि शेल्टर की हालत क्या है। एक मर्तबा मैंने शेल्टर पे, मेरे हस्बैंड ने पोस्ट रखी, बहुत सी ख़वातीन मुझे धमकियां देने के ऊपर, हम केस करेंगे आप पर, आप शेल्टर के ख़िलाफ़ बोलती हो, शेल्टर तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा मैं शेल्टर में नहीं गई हूँ, ये वो बच्चियाँ बोल रही हैं जो आपके शेल्टर से हमने रिकवर करवाई हैं, आप उनसे तो बात करें कि वो शेल्टर की हालत क्या बता रहे हैं। देखिए ये एक आइन सही बोलते हैं लोग भाई के, एक जो मुल्क मज़हब की बुनियाद पे बना है, हम समझते हैं कि हम अक़लियत में हैं, हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं हमारे साथ, और ये गुर्बत भी है, धर्म मज़हब के नाम पे जो हमारे साथ हो रहा है वो भी है, सब कुछ है। और फिर हम आवाज़ भी ना उठाएं, मियाँ मिट्ठू के ख़िलाफ़ बोलो तो बहुत से आ जाते हैं। भाई क्यों मियाँ मिट्ठू के पास लोग जा रहे हैं? कराची में हम बैठे हैं, मियाँ मिट्ठू वो उस कोने पे बैठा हुआ है, हमारी बच्चियाँ मियाँ मिट्ठू के पास चली जाती है और मियाँ मिट्ठू के पास भाई बड़ी चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक साजिश है। हम समझते हैं कि ये एक साजिश है जो है वो बच्चियों को चुन चुन के लाया जा रहा है। पहले बच्चियों का ब्रेन वॉश किया जाता है मज़हब का, जब उनको अपने ही मज़हब का नहीं पता यार, वो दूसरे मज़हब से कैसे मुतासिर हो सकती हैं। मैं खुद इस एज में हूँ, मुझे खुद अपने धर्म के बारे में मुकम्मल नहीं पता, तो वो बच्चियों को कैसे पता होगा? तो लाइक ये एक साजिश है, उसको जो है ना मज़हब का नाम दिया जा रहा है। हम इस मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इस्लाम की इज़्ज़त करते हैं, जो है जिस तरह से इस्लाम का कोई भी ईद आती है हम उसको एंजॉय करते हैं, हम न्याज करते हैं, हम सबील जो है वो बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि हम इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम इस्लाम को अपना धर्म मानते हैं, हम दरगाह में जाते हैं, सारी चीज़ें हम करते हैं, तो फिर हम ख़िलाफ़ कैसे हुए? हम चाहते हैं मोहम्मद का जो नज़रिया है हम उसको समझते हैं, तो आप जो है ना वो नज़रिया हमें दिखाएं। उसने कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, उसने इस्लाम फैलाया तो उसने कभी किसी का ज़बरदस्ती नहीं की, और आपकी बुक्स में भी लिखा है कि ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हम खिलाफ़ हैं, उस ज़बरदस्ती के ख़िलाफ़ हैं, हम मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात की कि देखें, अगर बेशतर मुसलमान हैं पाकिस्तान में, मेजॉरिटी हैं, तो आपका भी तो ये ड्यूटी बनती है ना कि अगर आपका मज़हब का नाम इस्तेमाल कर कर कोई सेक्स रैकेट चला रहा है, बच्चियों को उठाकर बेच रहा है, और नाम क्या दे रहा है कि हम तो दीन के लिए कुछ कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। मियाँ मिट्ठू का आपने जिक्र किया, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, पहले वो पीपीपी में थे, फिर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई 1 पेज हुई तो वो पीटीआई में आ गए, फिर वो 1 पेज फटा तो वो पीटीआई से चले गए। तो सवाल ये होता है ना कि कौन है आपके पीछे? अगर सियासी पार्टियां भी आपके साथ हैं, खान साहब भी जाकर दुपट्टे पहना रहे हैं आपको, तो कौन है आपके पीछे? कोई तो है ना जो चला रहा है इसको। तो वो समझ में आ जाता है जो सबके पीछे हैं वो यही हैं। तो अगर तो ये चीज़ें हो रही हैं तो ये आपसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मेजॉरिटी पाकिस्तान जो है, आपकी ड्यूटी है कि यार खुदा का खौफ करो। तो ये जो सेक्स रैकेट्स चल रहे हैं ये कराची में हैं, ये कहाँ हैं, इन पर क्यों नहीं क्रैक डाउन हो रहा? आई एम श्योर इनकी लोकेशन आपको भी पता होगी। तो जो वेयर आर दीज एंड व्हाट कैन वी डू टू एंड देम? जी जी, लोग अगर देखें, मेरे पास इस वक्त ऑफ द मिनी चाइल्ड मैरिज और फोर्स कन्वर्जन के जो केसेस हैं, 2 बड़े पेक्यूलियर केसेस चल रहे हैं, जिसमें जो अबडक्टर है वो उस क्रिश्चियन बच्ची का एक केस में चचा है और एक केस में सगा मामू है, वो भी क्रिश्चियन ही है। लेकिन मोडस ऑपरेंडी है उसने इस क्राइम को कमिट करने का क्या अपनाया? उसने चाइल्ड मैरिज डायरेक्टली नहीं की, उसने वही हरकत की जो कि अगर कोई मुस्लिम अबडक्टर होता है वो पहले गया मौलवी के पास, और मौलवी ने कहा कि जी ये तो वैसे तो अगर एक मुसलमान अबडक्ट करके एक माइनॉरिटी की बच्ची को ला रहा होता है तो एक सवाब मैं कमा रहा हूँ, यहाँ तो जी ये जो अबडक्टर है ये भी क्रिश्चियन है, ये भी दीन इस्लाम में आना चाह रहा है, टू यूज़ इस्लाम एज अ मीन्स टू प्रोपेगेट दिस क्राइम। तो लाएँ जी, ये तो और ज़्यादा मुझे खुश असलूबी से ये काम करना है। दोनों केसेस के अंदर वो जो चाइल्ड मैरिज हुई है वो क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन होते हुए नहीं की विक्टिम के साथ, पहले जाके अपना मज़हब तब्दील किया है, बच्ची का मज़हब तब्दील करवाया है, अपने पीछे पूरा जो आर्सेनल और बैगेज है कि भाई ये मौलवी मेरे पीछे आके खड़े होंगे
वो कहेंगे कि जी अब तो ये हमारे हैं, और वो जो एक कोर्ट रूम में सिनेरियो बनाना है, जो भी सारे मामलात करने हैं, और इवन जो लीगल निटिग्रिटीज़ इवेड करनी है, क्योंकि मैं इसमें भी कमेंट कर दूं फॉर द पीपल हु आर अवेयर विद द लॉ एंड दोज हु आर नॉट, उनको अवेयर करने के लिए, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 एक्चुअली अलाउज एंड रिकग्नाइजेज इंटरफेथ मैरिजेस। सेक्शन 4 ऑफ द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट कहता है कि भाई अगर क्रिश्चियन से किसी गैर नॉन क्रिश्चियन ने शादी करनी है ज़रूर करे, शर्त सिर्फ ये है कि भाई चर्च में शादी होगी और एज़ पर दिस एक्ट होगी, और अगर एज़ पर दिस एक्ट नहीं होगी तो दैट मैरिज शैल स्टैंड वॉइड। बात यह है कि जो इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर वॉज कि देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, हम इस मुल्क में माइनॉरिटी हैं, 98% कहा जाता है कि मुसलमान हैं, 2% के अंदर ये सारी माइनॉरिटीज़ आ जाती है। जब इतना कम रेशो है, एज अ क्रिश्चियन 5 दिन मैं स्कूल जाता हूँ, वहाँ मुझे शायद ही कोई क्रिश्चियन या हिंदू और मेरे अपनी मज़हब का कोई मिलता है जिससे मेरी अट्रैक्शन होगी। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जितना जो मेरा आपस में एटमॉस्फेयर है, मुझे कोई मुसलमान लड़की पसंद आ जाती है या किसी मुसलमान लड़के को कोई क्रिश्चियन लड़की पसंद आ जाती है, एनीथिंग। इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर वॉज कि अगर इंटरफेथ मैरिज होनी भी है तो मज़हब शुड नॉट बी अ फैक्टर कि भाई मज़हब तब्दील करोगे तो शादी होनी है। भाई शादी तो प्यार की वजह से कर रहे हो ना, अट्रैक्शन की वजह से कर रहे हो, आगे ज़िंदगी जीनी है। मैरिज में किस किस्म का कंपल्जन? जब मैरिज की बुनियादी कंपल्जन हो, और वो कंपल्जन ही पहला उसका स्टेज भी सबसे पहला मैरिज का इस सारे इफेक्ट का हो कि भाई आपने मज़हब चेंज करना है तब जाके मैं शादी करूँगा, ये एक इतना बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो कि शायद हम माशरे में उस तरीके से इसको समझ नहीं पाए कि एक वो बच्ची, मैं बड़ा वाज़ेह बताऊं कि जब हम फोर्स की बात करते हैं ना, जो जनरली हम सोचते हैं कि फोर्स है कि किसी को गैग करके और आपने गन पॉइंट के ऊपर लेकर गए। नो, जब आप माइनर्स की बात कर रहे हैं, ग्रूमिंग इज़ फोर्स। भले बच्ची चला चला के कह रही है कि जी मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बट शी इज़ नॉट ऑफ दैट सेन माइंड, शी इज़ नॉट ऑफ दैट केपेबल माइंड कि वो ये रियलाइज़ कर सके कि भाई ये जो 45 ईयर ओल्ड मैन है ये तो पीडोफिलिया और लस्ट की वजह से मुझे इस तरीके से ग्रूम करके लेके जा रहा है। एंड ऑफ ऑल द केसेस विच आई हैव डेल्ट, जो क्लासिक ग्रूमिंग के केसेस हैं, ज़्यादातर बच्चियों का बयान मेरे सामने ये आया कि हमें तो ये भी नहीं पता था कि सेक्स क्या होता है। हम तो ये गए थे, वो हमें टॉफ़ियाँ रोज़ दिया करता था बुलाकर, जब बाप से मार पड़ती थी या किसी बात पे घर पे जो है ना, वो एक रिबेलियस एज होती है उसमें, जी माँ बाप से गुस्सा आ रहा है, हम गली में गए तो उसने बुलाकर जो है ना हमें कहा कि जी कोई नहीं मेरे साथ आ जाओ, हम तो यहाँ घूमेंगे, हम तो वहाँ घूमेंगे। मेरे लिए तो शादी ये थी, मुझे ये नहीं पता था कि ये भी होता है शादी के अंदर और ये सारे मामलात होंगे। तो यू नो हाउ दोज चिल्ड्रन आर कोअर्स्ड, हाउ दोज चिल्ड्रन आर कंडीशनड। और फिर जो बात नजमा ने की बिल्कुल कि ऑफ दोज केसेस जिसके अंदर फिर बच्चियां रिकवर नहीं होती, एक आप देखेंगे जाके ऑनलाइन आप सर्च कीजिएगा, हुमा मसीह का केस 2018-19 के अंदर बहुत वायरल हुआ था। द क्रिश्चियन नेशन केम आउट और बहुत लार्ज प्रोटेस्ट हुए थे, सारे मामला हुए थे। वो बच्ची आज तक रिकवर नहीं हुई, नो बडी नोज वेदर शी इज़ अलाइव और नॉट। उसको कराची से उठा के पंजाब शिफ्ट कर दिया गया था और उसके बाद से किसी को नहीं पता। अब जो बच्चियां रिकवर हो गई वो ठीक है, व्हेन दे कम टू द रियलाइजेशन कि भाई ये जो हमें एक सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे थे, एक अपग्रेड दिखाया जा रहा था। मेरे पास एक ऐसे भी केस आए हैं कि एक मुसलमान बच्ची जो कि बहुत गरीब फैमिली से अपने बाप के साथ मोज़े बेचा करती थी, उसको अगवा कौन करके लेकर गया, जो सामने ढाबे के ऊपर रोज़ उसको बिरयानी दे देता था। तो उसके लिए वो बिरयानी, जो शायद वैसे अपने वसाइल से, अपनी गुर्बत की वजह से उसको रोज़ बिरयानी नहीं मिलती थी, उसके लिए अपग्रेड वो था। उसको अट्रैक्शन हो गई, प्यार हो गया, उसको लाइकनेस हो गई, और जिसको हम वैसे इन जो है ना वो कहते हैं पपी लव। वो शायद बच्चे उस तरीके से नहीं समझते, उनके लिए तो जी ये बहुत अच्छा देखो इंसान है, मुझे रोज़ जो है बिरयानी दे देता है। वो उठा के उसको कनकोट ले गया, शी वॉज इम्प्रेगनेटेड। अब उस बच्ची की जो ज़िंदगी बर्बाद हुई, इसी तरीके से इन 3 केसेस, ये जो इम्प्रेगनेशन वाली बात है और ये जो मैं आपको बता रहा था कि 2 पेक्यूलियर केसेस हैं जिसके अंदर क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन को अगवा किया और उसके अपने फैमिली मेम्बर्स, लेकिन वो रिजॉर्ट क्या कर रहे हैं, दीन इस्लाम का लबादा ओढ़ रहे हैं, लेकिन वो उड़ा कौन रहा है, वो भी तो मुस्लिम मौलवी है। वो जो वकील उनको डिफेंड कर रहा है वो भी तो मुसलमान है। वो जो जज सुन के जी बेल पे बेल ग्रांट किए जा रहा है कि जी वो मुसलमान हो गई है तो मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, वो भी तो मुसलमान है। माशरे के अंदर अगर मज़हब के नाम पे ये गलत चीज़ हो रही है तो इस्लाह करना किसकी ज़िम्मेदारी है? आई एग्री विथ यू कि जो जब भी जैसे जड़ावाला का अटैक हुआ, इस तरीके के मामलात होते हैं, मेरे बहुत मुसलमान दोस्त हमेशा आके मुझे एक जो है उसमें मजम्मत करते हैं, कंडोलेंस करते हैं, सॉरी कहते हैं कि भाई ये जो लोग हैं ये सही मुसलमान नहीं हैं और ये जो इस्लाम का सामना आईना रख रहे हैं ये गलत है और हम आपको जो है ना वी अपोलोजाइज़ फॉर दिस। मेरा उनसे वाइल थैंकिंग देयर कंडोलेंसेज, मैं उनसे हमेशा ये बात करता हूँ कि भाई ठीक है, लेकिन वो जो वहाँ पर हैं वो तो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं।
ये जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है कि मैं जाके उनको बताऊंगा कि नहीं यार वो मेरे दोस्त ने बताया था कि आप असल मुसलमान नहीं हो, आप जो इस्लाम के नाम पे कर रहे हो, आप जो मस्जिद के अंदर खड़े होके वहाँ पे पुलपिट पे से आप चला रहे हो कि जाके जड़ामाला को जला दो या नज़ीर मसीह को मार दो, ये सब आपका काम है। इनको दुरुस्त करना किसकी ज़िम्मेदारी है? और अगेन बात यह है कि इस माशरे के अंदर ये जो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, और एक तबका कहता है गलत है, एक तबका कह रहा है जी नहीं असल मुसलमान ही हम है, टीएलपी कह रहा है जी असल मुसलमान ही हम है, जमात इस्लामी कह रहा है कि जी बाबर सत्तार की चाइल्ड मैरिज की जजमेंट के खिलाफ जी हम जो नारे निकाल रहे हैं हम सही मुसलमान हैं, बाबर सत्तार तो पता नहीं कोई फितना वाला काम कर दिया, इसने तो काफिर हो गया ये कि इसने ऐसी बात कर दी है। ये जो अभी ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का आप देख रहे हैं सारा फियास्को, मैं कल ही किसी के साथ बैठा हुआ, कोई मुझे कह रहा था कि भाई ये स्पीच सुने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने और एक दो इनके सारे वो राव अब्दुल रहीम ने वगैरह वगैरह सब ने मिलके जो वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पे एज ले सिटीजन्स, और आपको भी पता है कि आपने जो है कुछ किया भी नहीं था तो डेफेमेशन का एक आपके ऊपर एक वो चल रहा है, एक जज के खिलाफ आप इतनी ब्लेटेंट कंटेम्प्ट कर रहे हैं, उसको धमकियां लगा रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप उसको शेयर जो है ना धमकियां लगा रहे हैं, आप इंसाइट कर रहे हैं आवाम को कि जाके इस सरदार इसाक खान साहब को आप कत्ल कर दें। और हमने ये पहले देखा है जब वो एग्जैक्टली मुबारक सानी केस के अंदर कि किस तरीके से आपने पूरा वो कर लिया, मामला कर लिया एग्जैक्टली, एंड देन उस पे सोशल ये तो हम अगर किसी को ये लगता है ना, सॉरी मैंने आपको काटा, बट कि ये लोग मॉन्स्टर्स हैं, ये नहीं। आप उसके बाद जब वो डोनट्स वाला इंसिडेंट हुआ, लोगों ने उसका मीम बनाकर भाई पूछ तो लेते एग्जैक्टली कि किस बात पे उसने किया है, किस बात पे किया है। एग्जैक्टली तो ठीक है आप पॉलिटिकल बिलीफ्स होंगे, बट लुक एट व्हाट यू आर प्रोमोटिंग, लुक एट व्हाट यू आर सपोर्टिंग। भाई जो हमारे पीटीआई की बिल्कुल हुकूमत स्टार्ट होते हुए जो वो उनका हुआ था, व्हाट वाज हिज नेम, आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग, जो फाइनेंस मिनिस्टर जिनको आतिफ मियां साहब के साथ, तो हम एक ऐसे उसमें रहते हैं, अब्दुल सलाम आप ले लें, सारी चीज़ें ले लें कि हम एक ऐसे माशरे में वो जो मैंने बात स्टार्ट की थी कि मेरिट को भी हम हाइपर रिलीजियोसिटी का शिकार बना देते हैं। और पूरा का पूरा जो हमारा माशरा चल रहा है, जो इदारे चल रहे हैं, जो अभी आप नजमा साहिबा ने चाइल्ड मैरिज के केसेस के अंदर इन्होंने स्टेट शेल्टर्स का जिक्र किया है। आई वेरी रिसेंटली नॉट वंस बट ट्वाइस एक और वैसे तो उनसे एक दफ़ा पर्सनली मुलाकात हुई, सेक्रेटरी ऑफ द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और वहाँ पर मैंने पहली दफ़ा उनसे ये बात रखी कि भाई आप माइनॉरिटीज़ का अलग शेल्टर क्यों नहीं बनाते, क्या इशू है? क्योंकि जो हम एक मसला फेस कर रहे हैं कि वो 30-40 बच्चियों के अंदर जो कि वैसे बाकी सारी मुसलमान हैं, एक किसी हिंदू का या क्रिश्चियन का केस आता है और वो 1 महीना 2 महीना या 6 महीना जब वो बच्ची वहाँ पर रहती है, और मेरा इत्तेफाक हुआ कि मैं वो शेल्टर विज़िट करता, एक बच्ची रिलीज़ हो रही थी तो उसके लिए, और मैंने जाके वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि भाई आप यहाँ पर क्या क्या तालीम दे रहे हैं। उन्होंने बताया जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और हम जो है ना साथ में इनको कुरान ख्वानी भी कराते हैं, ये भी कराते हैं, ये भी कराते हैं, सारे दीन इस्लाम का तो पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा जी जो आपके पास माइनॉरिटी के बच्चे आते हैं उनके लिए कुछ है? एकदम से ब्लैंक कि मैंने ये सवाल भी क्यों कर लिया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जब ये मैंने बात की तो उनके साथ एक और भी इसी जो ये चल रहा है शेल्टर होम, ये आपके हाँ तो आई एम फॉरगेटिंग द एरिया, बहरहाल वहाँ पर जो है उसके अंदर उनकी भी कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठी हुई थी, और एकदम से उन्होंने जो निगेट किया मुझे, वो कहा जी हम इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर में बिलीव करते हैं, हम सेपरेट शेल्टर इसलिए नहीं बना रहे कि जी हम इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर में बिलीव करते हैं। तो मैंने कहा जी इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर आपको यहीं याद आता है जहाँ पर ये बात की जा रही है कि जी इस्लाम मुसल्लत किया जा रहा है। इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर करना है तो भाई आर्टिकल्स 41 और 91 पे करें ना, कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी क्रिश्चियन बन सकता है, तब आप इंक्लूसिविटी की बात करें तो मैं कहूँगा कि हाँ जी बहुत अच्छी सोच। लेकिन जहाँ पर मैं आपको मसले की निशानदेही कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरी एक क्रिश्चियन और एक हिंदू बच्ची आ रही है, इन द आरजू राजा केस, वो बच्ची रिलीज़ होने के बाद 1 साल वो शेल्टर में रही, रिलीज़ होने के 6 माह बाद शी वॉज फ्राइटेंड। वो मज़हब पे बात नहीं करती थी, वो चर्च नहीं जाती थी, वो क्लोज़अप हो जाती थी, अपने माँ बाप से भी बात नहीं करती थी, बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंटायर प्रोसेस। उस बच्ची ने मेरे सामने आके पहली दफ़ा ये बात डिस्क्लोज़ की कि जी मुझे ये डराया हुआ है कि अगर अब मैंने इस्लाम छोड़ा ना तो मौलवी आके मेरे घराने को भी कत्ल कर देंगे और मुझ पर कब्र का अज़ाब भी आ जाएगा और कुछ ऐसा होगा और पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल
कच्चा माइंड, 13 साल 14 साल की बच्ची, उसको अपने दीन का प्रॉपर नहीं पता, उसको पता नहीं क्या क्या इंडोक्ट्रिनेट, एक पहले तो जो अबडक्टर था उसने किया, 1 साल जो वो शेल्टर में रही वहाँ पर उसको बार बार के बेटा अब तो आप मुसलमान हो, अब तो ये सोचना भी नहीं, आप पे मुर्तद का ठप्पा लग जाएगा, और मुर्तद का ठप्पा लग जाएगा तो आके आपको जो है ना वो दाढ़ी वाले लोग मार देंगे। बट लुक, आप क्योंकि एक लॉयर भी है, या लीगली दे राइट नो कि अगर तो आप मुसलमान हो चुके हैं, उसके बाद जाकर आप लेट्स से कोई बाइबल की वर्स पोस्ट करते हैं एज अ मुस्लिम, या आप अपोस्टेसी भी करते हैं, देन यू आर बाय लॉ यू आर अ क्रिमिनल, राइट? नो यू आर नॉट। हाउ क्यों? भाई, आप 295A या 295 की अगर आप दे रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और कानून नहीं है। आर्टिकल 20 के ऊपर मैं कमेंट कर दूं आपकी इसी बात के ऊपर, आर्टिकल 20 क्या है? आप आर्ग्यू कर रहे हैं क्या होना चाहिए? नहीं नहीं मैं नहीं, argue इन कर रहा हूँ प्रैक्टिस कि in practice क्या होगा? इन प्रैक्टिस तो ये है, मैं अब आपको इन प्रैक्टिस भी बताता हूँ ना। पहले मैं ये बताऊँ कि एक्चुअल है क्या, इन लॉ है क्या, व्हाट इज सेट इन स्टोन, व्हाट इज सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक्चुअल दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 20 3 राइट्स मुझे देता है, टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट अ रिलीजन ऑफ माई चॉइस। दिस इज़ नॉट टाइम बाउंड, दिस इज़ नॉट बाउंड बाय कि भाई मेरा एंटीसीडेंट क्या है, मैं बाद में क्या अपना जो हूँ चॉइस मेक कर रहा हूँ। इसकी इतनी लिबरल एक कंस्ट्रक्शन है कि मैं सुबह उठूँ, मेरा दिल चाहे कि जी मैं एथियस्ट हूँ, मैं प्रोक्लेम और प्रोफेस और प्रोपोगेट करना शुरू कर दूँ जी मैं एथियस्ट हूँ, मैं एथियज़म आगे चीज़ें लेकर चलूँगा। दोपहर को मैं हो जाए यार मैं मुतासिर हो गया हूँ हिंदुज़म से, मैं हिंदू हो जाता हूँ, मेरी मर्ज़ी, आर्टिकल 20 मुझे राइट दे रहा है। शाम को मैं कहूँ कि नहीं जी मैं जो हूँ ना अब क्रिश्चियनिटी से मुतासिर हो गया हूँ, अब मैं क्रिश्चियन हो गया हूँ, और रात को सोते वक्त कहूँ कि नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गया हूँ, और फिर सुबह जाके मैं दोबारा कहूँ कि जी मैं एथियस्ट हो गया हूँ, मेरी मर्ज़ी। आर्टिकल 20 की जो है, जो एक वैसे कॉनोटेशन और जो कंस्ट्रक्शन है वो तो ये है। फंडामेंटल राइट्स आर रेड विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, तो वो जो 295 है, हाँ, होना क्या चाहिए, दुनिया में क्या होता है उसको छोड़ देना। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, कोई मुसलमान हो जाता है, पब्लिक डिक्लेरेशन भी कर देता है, हमें पता है कि वो फोर्सफुली किया है, फिर आके वो अपोस्टेसी करते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं जो इस्लाम के लिए ब्लास्फेमी हो। आई वुड रेफर लीगली, हाँ नहीं लीगली नहीं, मुझे जो आप जो लीगली कह रहे हैं ना, मुझे उसी बात से थोड़ा सा वो है कि अभी एक वेरी रिसेंट केस, इट इज़ नॉट अ रिपोर्टेड केस, जस्ट टू क्लियर, हाँ मैं ये नहीं कह रहा ये होना चाहिए, नहीं आई नो आई नो, बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल उसमें देयर इज नो डाउट अबाउट दैट शहजाद। सो जो है अभी जो है मोहम्मद इकबाल कलोड़ो साहब की डीबी की अदालत ने एक फ़ैसला दिया है कि एक मुसलमान, एक बाय बर्थ मुसलमान, उसने पिटिशन फाइल की कि भाई आई हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, और नादरा वाले मेरा जो है NIC चेंज नहीं कर रहे। मैं सैल्यूट करता हूँ इकबाल कलोड़ो साहब को, एंड आई डोंट नो कि उस वक्त उस दिन उन पे क्या वो एक्स्ट्रा करे जाया हुआ था। जिसको नहीं भी पता वो उनके घर ना पहुंचे इसके बाद। नहीं आई थिंक सो ही इज़ वन ऑफ दोज जेम ऑफ जजेस के, बाबर सत्तार साहब जैसे वहाँ पर हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, और भी हैं, बट इकबाल कलोड़ो साहब के जिस तरीके से उन्होंने ब्रेवरी एग्जिबिट करते हुए नौतन लाल केस में एक स्टैंड लिया, और अब जो है इस ये वाली जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि भाई nowhere in the law is converting from Islam to any other religion prohibited। आप अपनी सुन्ना और उसके हिसाब से वैसे, क्योंकि अगेन मैं लीगल आर्ग्यूमेंट करते हुए आर्टिकल 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, शरिया इज़ नॉट सेल्फ एप्लीकेबल, आर्टिकल 2A इज़ नॉट अ सेल्फ एग्जीक्यूटरी जो है आर्टिकल। आर्टिकल 2A की बात यह है कि शरिया के सिर्फ ओनली वो प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे विच आर सेट इन स्टोन थ्रू लेजिस्लेशन बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, विच आर इनैक्टेड थ्रू बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और उसके ऊपर भी कि भाई ठीक है, जो फाइनल एडजुडिकेटर है कि असल में क्या कानून इस्लाम और शरिया के हिसाब से है, कुरान और सुन्ना के हिसाब से है, और कौन सा अगेंस्ट इस्लामिक इंजंक्शन है, वो आपका फेडरल शरीयत कोर्ट अंडर आर्टिकल 203 बनाया हुआ है। अब ये जो कन्वर्जन वाली बात है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर हम अगर जूरिस्प्रूडेंस देखें, अगर बिल्कुल सख्त जूरिस्प्रूडेंस देखें, तो 2012 PLD पेज 679, इफ़ आई रिमेंबर द पेज करेक्टली, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इफ्तिकार चौधरी साहब के टाइम की। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने पिटिशन फाइल की थी कि भाई आप डायरेक्शन दे टू द फेडरल गवर्नमेंट कि आप लेजिस्लेट करें फोर्स कन्वर्जन पे। उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट के पास तो इख्तियार नहीं है कि हम किसी को डायरेक्शन दें लेजिस्लेशन क्या होनी चाहिए, ये तो पार्लियामेंट का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ बड़े वाजे कर दी कि अंडर आर्टिकल 20
कोई किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकता और किसी को ये नहीं कह सकता कि आपने ये मज़हब फॉलो करना है। और अब जो एक रीसेंट चाइल्ड मैरिज केस के अंदर 2020 PLD पेज 489 पुम्मी मुस्कान केस, क्रिश्चियन बच्ची का केस था इन द लाहौर हाई कोर्ट, उसमें तारिक सलीम शेख साहब की गालबन वो जजमेंट है, उसमें उन्होंने बड़ा उसको क्रिएटिवली इस मामले को हैंडल किया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये कोर्ट्स या कोई भी इदारा किसी के मज़हब के ऊपर ठप्पा नहीं लगा सकती कि ये है, ये है, ये है। ये बच्ची का केस मेरे पास आया है, दीन तो एक इंसान के दिल का और खुदा का मामला होता है। अगर ये आज बच्ची को बज़ाहिर या अक्यूज साइड आके कह रही है हमारे पास सनद इस्लाम में मुसलमान हो गई है, बच्ची अगर कल को कहे कि जी नहीं जी मैं क्रिश्चियन हूँ, तो उसका राइट है। आरजू राजा केस के अंदर भी जो सिंध हाई कोर्ट ने 2022 SBLR पेज 641 है गालबन वो जजमेंट, उसमें बड़ा वाजे उन्होंने कहा कि भाई वी आर लीविंग इट अप टू दिस चाइल्ड टू मेक हर लाइफ चॉइसेस, कि कल को वो अपने रिव्यू करे लाइफ चॉइसेस, और आज जो वो किसी भी कोअर्जन अपैरेंट जो है वो अपने किसी फोर्स के अंदर किसी भी खतरे के तहत, ग्रूमिंग के तहत, अगर वो आज कह रही है मैं मुसलमान हूँ, कल को इफ़ शी रिव्यूज़ हर लाइफ चॉइसेस इट इज़ हर राइट कि वो वापस कहना चाहे कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं चर्च जाना चाहती हूँ, तो कोई पीछे मौलवी आके ये नहीं कह सकता ये मुर्तद हो गई तो इसको मार दें। लेकिन व्हाट यूर सेइंग कि व्हाट द प्रैक्टिस इज, सर अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमारे पास तो ये कन्वर्जन के आप ये वाले केसेस कह रहे हैं, मेरे पास आए दिन क्रिश्चियंस आ रहे होते हैं कि सर सूट फाइल करना है, क्यों फाइल करना है, वो गलती से नादरा वालों ने इस्लाम और मुस्लिम हमारा लिख दिया है, उसके अंदर रिलीजन ब्रैकेट के अंदर, अब हम चेंज करने जाते हैं तो वो जो सामने बंदा बैठा होता है वो पहले तो गुस्से से देखता है कि यार तुम ये क्या करवा रहे हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम ये क्या करने जा रहे हो, तो आप प्लीज़ सूट फाइल कर दें, डिग्री ले आएँ कि ये गलती से हो गया था। इसमें जस्ट बिफोर कमिंग टू नजमा, हम ऑफलाइन भी ये डिस्कस कर रहे थे कि शायद ये इतना नहीं डिस्कस होता, लेकिन आप क्योंकि केसेस मैनेज करते हैं, कराची में बहुत ज़्यादा फोर्स कन्वर्जन केसेस हो रहे हैं जो नहीं डिस्कस होते। ये एक गलत परसेप्शन है कि शायद अंदरून सिंध के अंदर ये ज़्यादा मामला चल रहा है क्योंकि मियाँ मिट्ठू वहाँ बैठे हुए हैं और इस तरीके के जो सारे मामला हैं वहाँ भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन कराची को जो एक बहुत ज़्यादा लिबरल और एक एलिटिस्ट वो दिखाया जाता है कि जी ये बाकी सिंध से अलग ही है और ये बहुत सारे शायद बहुत अच्छे माहौल में रह रहे हैं। 2019 में मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला चाइल्ड मैरिज केस डील किया था और 2025 के स्टार्ट में हार्डली मेरे ख्याल में 5.5-6 साल के पीरियड के अंदर आई हैव डेल्ट विद अ टोटल ऑफ 17 केसेस, जिसके अंदर कराची के हैं सारे के सारे 18 टोटल केसेस, और एक सिर्फ केस था जो बदीन की बची थी विच आई हैंडल्ड क्योंकि वर्क एरिया मेरा कराची है। कराची के अंदर जो सिर्फ मेरे फर्म के पास आए हैं केसेस वो 17 हैं, जिसके अंदर एक हिंदू बच्ची, एक सिख बच्ची का तो वो चलें वो बाकी बाद में इसमें करते हैं डिस्कस एट लेंथ कि किस तरीके से उसको अबडक्ट किया गया और वो इतनी गुर्बत का लिली ब्रिज के नीचे झुग्गियों में रहने वाली कम्युनिटी, तो और उसको लेके जाके कनकोट में, और ये मियाँ मिट्ठू की सारी उसमें इन्वॉल्वमेंट भी थी कि यहाँ से उठा के लेकर जाके उधर उसका इस्लाम तब्दील कराया, उसको नशे की हालत में रख के गैंग रेप कराते थे, तो इस तरीके के मामला। तो ये कराची के अंदर भी बाकायदा तौर के ऊपर, और मैं नाम ले देता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑन जुडिशल रिकॉर्ड हैं कि एक मुफ्ती अहमद जान रहीमी साहब हैं जो कि 6-8 केसेस के अंदर ये एक ही मौलवी है जो सारे सनद इस्लाम बना रहा है। ये हर बंदे को पता चल गया है कि भाई ये क्राइम करनी है, किसी हिंदू बच्ची को उठाना है, किसी मुसलमान किसी जो है क्रिश्चियन बच्ची को उठाना है, और अगर इवन मुसलमान बच्ची का भी अगर चाइल्ड मैरिज कराना है, क्राइम करनी है, तो ये इसके पास चले जाओ, इसने तो दुकान खोली हुई है, ये विटनेसेस भी प्रोवाइड करेगा, ये खुद इसको भी डर नहीं है कि इसको पता है मेरी बेल भी हो जाएगी, सारे मामला हो जाएंगे। और ये सिटी कोर्ट के बाहर ही सामने अजीज़ चेम्बर के अंदर इनका दफ्तर है, एवरीबडी नोज़। लेकिन ये जो पूरा निज़ाम चल रहा है, बेलें भी मिल जाती हैं, अक्विटल भी हो जाती है। 2019 में जो सबसे पहला केस था, 14 साल की बच्ची, उसकी अपनी खाला ने मर्ज़ी से मुसलमान होके किसी मुसलमान शख्स से शादी कर ली और उसके बाद अपनी सगी नीस को अगवा करके अपने जो बहनोई है बड़ा 45 ईयर ओल्ड मैन से उसको जाके बेच दिया। और ये सारे मामलात के बाद मेडिकल रिपोर्ट क्लियर है, सारी चीज़ें हैं कि भाई रेप भी हुआ है, उसकी बच्ची का 164 से लेकर 161 से लेकर आखिरी बिल्कुल शहादत होता सेशंस ट्रायल के अंदर उसका यकसा बयान रहा कि मेरे साथ फोर्सफुली सारी चीज़ें हुई हैं। जज साहब आफ्टर अ 5 ईयर ट्रायल उस 14 साल की बच्ची जो उस वक्त 14 साल की थी, अब वो 18 साल की हो गई है, मैं उसको क्या बताऊं कि जज साहब तो कह रहे हैं बेटा जो आपके साथ हुआ था वो जायज़ था और मैं अक्विट करता हूँ, बरी व ज़मा करता हूँ ये सारे अक्यूज़ को। और वो बचत तो इस बात पे हो गई कि जो हमने उसका मैरिज जो था निकाह नामा था उसको हमने सूट फॉर जैक्टेटेशमेंट सिविल कोर्ट के सामने चैलेंज किया हुआ था। सिविल कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई कि भाई ये चाइल्ड मैरिज था, इलीगल मैरिज है, ये फोर्स और कंपल्जन का था। तो अब वो जो क्रिमिनल ट्रायल थी उसके अंदर हमने एक्विटल अपील फाइल की है, बट आप वो बच्ची का मिजरी और ट्रॉमा समझें, उसके जो ब्रेन के साथ जो आप उसको माचरा सिखा रहा है, जो जुडिशरी सिखा रही है, बेटा जो आपके साथ हुआ था, जो आपके ऊपर गुजर रही थी, नहीं वो हम तो ये रूल करते हैं कि ये सब जायज़ था और हम एक्विट करते हैं।
इसमें नजमा, ये जो एक तो लीगल एंगल है जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर एक सोसाइटल एंगल है उसका। एक तो जो आप जब डील करती हैं इन केसेस के साथ, आफ्टर गोइंग थ्रू लड़कियों का फिर मेंटल फिज़िकल टॉर्चर तो एक साइड पे वो क्या हाल होता है, और सोसाइटल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे वाक़ये ना हो, एक दफ़ा हो जाएं फिर लीगल प्रोसेस एक अजाब है, पर काश हम एक दिन ऐसा मुल्क बनाएं जहाँ ऐसा ना हो। क्या करें हम ऐसा? देखें, लीगल जैसे लोग भाई ने वो लीगल फील्ड में हैं तो वो इस बारे में ज़्यादा बता रहे हैं और बहुत एक आसान लफ्ज़ों में उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। लाइक जैसे बता रहे हैं एक जज जो सामने बैठा हुआ है, रिंकल का बड़ा एक मशहूर केस था। उसने चीख चीख के अदालत में कहा था कि वो वालिदैन के पास जाना चाहती है, फिर भी उसको शेल्टर भेज दिया गया। हमारी रिसेंटली नेक्स्ट ईयर बच्ची थी सिंधु, उसने भी यही बयान दिया था कि मुझे वालिदैन के पास जाना है। लाइक वो ख़वातीन जो जज बैठी हुई थी उनको सिर्फ साइन करना था, सिर्फ पेपर्स पर साइन करना था। वो मोबाइल चला रही थी, टाइम देख रही थी। हम खड़े हुए थे अदालत में, मोबाइल देख रही थी। टाइम जब ख़त्म हो गया तो कहा अब टाइम ख़त्म हो गया है, मैं कल इस पे साइन करूँगी। तब हमारे वकील जो थे जावेद, उन्होंने बड़ा सुनाया उनको, कहा कि आप ये बदतमीज़ी कर रही हैं कि आपके पास मोबाइल चलाने का टाइम है, आप लाइक वो एक साइन नहीं कर रही हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं। तो क्या वो सिस्टम है, वो एक सिस्टम है जो हमें लीगल बता रहे हैं चीज़ें, वो एक सिस्टम है। 2013 में हमारा बिल पता नहीं किन रद्दियों में चला गया है, वो पास नहीं हो रहा है। एक कोई MP थे PP के, उनसे मैंने पूछा कि भाई हमारा वो जो बिल है वो 2013 का, वो आप पास क्यों नहीं हो रहा है, उन पे जो है ना वो क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया हम तो वो करना चाहते हैं मैडम, लेकिन जो कुछ उल्मा हजरात हैं उनका प्रेशर है हम पे। लेकिन आप जो हैं वो गवर्नमेंट्स हैं, आप बोल रहे हैं कि उल्मा का हमारे ऊपर प्रेशर है और हम ये नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो ये आप बता रहे हैं कि आपकी कमज़ोरी है गवर्नमेंट्स की, कि आप जो है ना वो अक़लियतों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है कि यहाँ का निज़ाम कैसा है, यहाँ का कानून कैसा है, और ये सारी चीज़ें किस तरह से कहाँ से शुरू हो रही हैं, कहाँ तक ख़त्म हो रही हैं। मियाँ मिट्ठू के सर पे किसका हाथ है, हमें सब पता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। अगर ऐसा ना होता तो हमारी सिर्फ कमसिन बच्चियाँ ही टारगेट नहीं होती। ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी जो है वो जिस तरह से आपने कहा कि खुदा करे कोई वो ऐसा वक्त आए कि हम भी खुद को पाकिस्तान में महफूज समझें, लेकिन वो अब तक तो हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से और जिस तेज़ी से आप रोज़ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे किस तेज़ी से जो हमारी बच्चियाँ वो जा रही हैं, इस पता नहीं कैसी ये सोच है जो इंसान वो इंसानियत भूल जाता है कि भाई आपको पाकिस्तान में अक़लियती जो कम्युनिटी है उनको आप डर तब हो जब वो आपके मज़हब के ख़िलाफ़ कुछ करे ना। वो तो आपके मज़हब को फ़ॉलो करते हैं, जब वो आपके मज़हब को फ़ॉलो करते हैं, आपके मज़हब के एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं, वो ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो क्यों लड़ रहे हैं, वो अपनी ज़मीन अपनी धरती पर रहना चाहते हैं। वो इसीलिए जो है वो लड़ रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के आइन कानून में इंसाफ है, वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं, मेजॉरिटी के साथ भी क्या इंसाफ है। कानून है हमारे पास, कानून नाम की कोई चीज़ है हमारे पास, कोई निज़ाम है कोई ऐसा पुख्ता कि जो इन चीज़ों को बदली करे। ये चीज़ें तब ख़त्म हो सकती हैं जब हमारे पास कानून नाफिज हो, कानून नाफिज करने वाले इदारे प्रॉपर अपना काम करें। मज़हब को और जो है इस सोच को और जो अगर एक जज बैठा हुआ अपनी कुर्सी पे तो वो मज़हब को एक साइड पे सोच रखे और कानून की बुनियाद पे वो फ़ैसला करे। लेकिन वो जज भी मज़हब की बुनियाद पे फ़ैसला करता है, क्योंकि उसको भी जन्नत में जाना है, वो भी अपने जन्नत के रास्ते बता रहा है। तो वही कि जब तक कानून हरकत में नहीं आता, जब तक कानून पे अमल नहीं होता, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और ये कि जब तक रियासत जो है वो मज़हब से अलग नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें हो सके। क्योंकि जब रियासत मज़हब से जुड़ जाती हैं तो हर एक, चाहे कितना भी वो पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी लेबर हो, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके माइंड में एक सोच भरी हुई है। तो आप
आपको कैसा लगता है कि आप एक सिंधी हिंदू हैं, ये शहर में आप रहती हैं, वो आपके एंसेस्टर्स ने बनाया, फादर ऑफ कराची अगर किसी को कहें तो वो एक हिंदू मेयर थे, जिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सही की सिंध कराची की, वो एक हिंदू थे। इस शहर की कल्चरल एलीट हिंदू थी। 1947 से पहले एक मेजॉरिटी हिंदू शहर था, पूरा शहर बनाया है। उस शहर में आप ही अब एक सेकंड क्लास सिटीज़न हैं। बिल्कुल, और मैं तो सेकंड भी नहीं कहूँगी, मैं तो मैंने उससे भी हमें गिरा दिया गया है, क्योंकि सेकंड पे भी कुछ हक मिलते हैं, लेकिन लाइक वो जिस तरह से हम बोलते हैं गुर्बत की लकीर के भी नीचे, तो हम वहाँ आके पहुँचे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तेज़ी से जो है वो हिंदू पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो समझते हैं कि इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारा आदर भाव होगा। नहीं, वहाँ नहीं हो सकता। वो जोधपुर में जलील हो रहे हैं, वो जोधपुर में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो बुरी गुजार रहे हैं वहाँ पर। तो लाइक क्या आप पाकिस्तान से जिन हिंदूज़ को निकाल रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि ना वो यहाँ के रहें और ना वो वहाँ के रहें? ये कैसा ताज़ाद है, ये कैसी दुश्मनी है? क्योंकि इंडिया वाले तो यही बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान बना था, आप तब आए नहीं, अब तो आप पाकिस्तानी हो, हमें तो चाहिए ही नहीं आप। और फिर कि क्योंकि जब पाकिस्तान बना था, हिंदूज़ ने खुद डिसाइड किया था कि हम इस धरती पर रहेंगे। और जो है मोहम्मद अली जना की तकरीर है, जिसने हिंदूज़ और क्रिश्चियन और जो भी हिंदू अक़लियती बिरादरी है उसको हिम्मत दी कि भाई आप आज़ाद हो अपने मंदिरों में जाने के लिए, मस्जिदों में जाने के लिए, चर्च में जाने के लिए, अपनी इबादत गाहों के लिए जाने के लिए आप आज़ाद हो। उसने आज़ादी दी थी और वो सहारा बने कि हिंदू ने कहा हमें अक़लियती बिरादरी को पाकिस्तान में हम सुकून से रह सकते हैं, क्योंकि हम अपनी अब्बा और दादा की धरती नहीं छोड़ना चाहते। और वो रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जो निज़ाम में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ये पाकिस्तान बनने से शुरू हो गई हैं हमारे साथ, लेकिन क्योंकि अब इसमें तेज़ी आ चुकी है। पहले तो ये था कि एक थोड़ी बुनियाद पे था, लेकिन हम ये बोलते हैं कि जिस तरह से वक्त गुज़रता है, लोगों की सोच बहुत वसी हो जाती है, टेक्निकल दौर है, लोग टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, लोग मज़हब को जो है वो थोड़ा अब ये है कि संजीदा नहीं ले रहे हैं इतना। लेकिन ये जुनूनियत पसंद जो लोग हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आपके सिस्टम का हिस्सा है, आपने इनको बढ़ावा दिया हुआ है। क्योंकि जब आप ये बोलते हैं कि नहीं हम पे प्रेशर है किसी उल्मा का, तो ये क्या है? वो आपकी कमज़ोरी है कि आप अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं मांग रहे, हमारा सिर्फ़ एक छोटी सी डिमांड है, बराबरी। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि हम आपसे ऊपर जाना चाहते हैं, नहीं, हम चाहते हैं बराबरी। हमें बराबरी की बुनियाद पे शहरी समझा जाए, हमें बराबरी की बुनियाद पे हक़ दिए जाएं, हमें इंसान समझा जाए, हमारी बच्चियों को इंसान समझा जाए, कोई सेक्स का सामान नहीं समझा जाए हमारी बच्चियों को कि जिसको आपने यूज़ किया, फेंक दिया, बेच दिया, पता नहीं क्या कर दिया, मार दिया, कुछ कर दिया। मैंने आपको कहा ऐसे बहुत से केसेस से बहुत से वाक़यात हैं। खुद मेरी जो है वो अंकल की बेटी 2 साल तक उसका केस चला, जिस बंदे के साथ वो गई, इतना उन्होंने अच्छे से रखा उसको। उसने कहा मेरे लिए तो भाई अपनी कम्युनिटी मैंने छोड़ी है, उन्होंने मुझे इतना प्यार से रखा हुआ है, इतना अच्छे से रखा हुआ है। ये बदीन का वाक़या है, इतना अच्छे से रखा हुआ है। जब से 2 साल तक मेरे अंकल वो केस चलता रहा, जब केस वो जीत गए सामने वाले, फिर उसके साथ जो हुआ बुरा वो तब शुरू हुआ। केस चल रहा था, उन लोगों ने बहुत अच्छे से रखा था। फिर भाई वो जिसके साथ लड़के के साथ गई थी, उसकी बीवी भी आ गई, 3 बच्चे भी आ गए, और ससुराल वालों का सलूक इस तरह से हो गया। और फिर यही बोला कि तुम मेघवाड़ हो, तुम हमारी जूती के नीचे हो, और ये जो है ना घर का पूरा काम तुम्हें करना है, ये भैंसें वगैरह ये सारी तुम्हें संभालनी है। फिर ये होता था कि जो फ़कीर वहाँ पे भीख मांगने जाते थे, ये उनके साथ पैगाम भेजती थी अपने वालिदिन के पास, और वो फ़कीर जब उसकी हालत देख के आते थे फिर वालिदिन को बताते। वालिद ने कहा मैंने तो बहुत कोशिश की, कोर्ट में 2 साल तक चला हूँ इसके साथ, इसने तब जो है ना बयान नहीं दिया, तब इसने उनके साथ जाने का कहा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, मेरी तो 2 भैंसें थी, वो मैंने बेच दी, मैंने केस लड़ा, अब वो बेटी मेरे पास आई नहीं। फिर उस बेटी का क्या हुआ, उसको रात को खाने के लिए नहीं दिया जाता था, वो क्या है छुप छुपा के खाती थी, या फिर ये जो खा के फेंकते थे वो भी खाना बचा हुआ भी इसको नहीं दिया जाता था, वो फेंकते थे, वो फेंक के कचरे से उठा के खाती थी। जो भैंसों का तबला होता है जिसमें उसको पानी वगैरह घास वगैरह दी जाती है, उसमें वो सोती थी।
ज़मीन पे सोती थी गर्मियों के मौसम में, जब सर्दियाँ आती थी तब उसमें सुकोड़ के सोती थी, ये हाल था उसका। फिर वो जब गुजर गई, मर गई, उसकी लाश तक का पता नहीं है, बस मोहल्ले वालों ने कहा इन्होंने फेंक दी, चील कौवे खा गए। इसमें जो आपने कहा वो मेघवार थी, ये कास्ट है? ये हमारी हिंदू कम्युनिटी में है, लाइक ऊंच नीच का जो होता है, एक मेघवाड़ और एक वानिया कम्युनिटी, इस तरह का कुछ ऊंच नीच का होता है। तो वो ये बोलते हैं कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो तो हमारे पाँव के नीचे, मेघवाड़ लाइक हिंदू कम्युनिटी में और ज़्यादा जो है ना दबा हुआ तबका है। तो ये बेविश भी कुछ बता रहे थे हाँ, कि आपका भी जी, हमारे हिंदू कम्युनिटी में भी तबके हैं ऊंच नीच का, ये जो है। आपका भी ताल्लुक किसी लोअर कास्ट से है? जी, मैं खुद महेश्वरी मेघवाड़ से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो ये पाकिस्तान में विद इन द हिंदू कम्युनिटी भी कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है या यहाँ है? जी है, ये हमारी कास्ट का भी अपने में भी इशू है, ये सारी भी चीज़ें हैं। वही ना कि एक तो हम अपनी कम्युनिटी में पिसे हुए हैं, हमारा भी एक छोटे तबके का है, फिर जो है वो मुल्क की बुनियाद पे, हालांकि हमारी अगर कम्युनिटी की बुनियाद पे हमारा कोई ऊंच नीच का है तो वो मुल्क की बुनियाद पे उसको सेट किया जाए, वो नाइंसाफ़ियाँ हैं जो ख़त्म की जाए। लेकिन क्योंकि हम पहले से नाइंसाफ़ियों के घेरे में पड़े हुए हैं, फिर मुल्क की लेवल पे, इस्टेब्लिशमेंट की लेवल पे हमारे साथ इतनी ज़्यादा जो है वो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। ये जो है, जो आप कास्ट बता रही हैं, वो दलित वाला है? हाँ, जैसे अच्छा। आप उसको दलित का नाम दे सकते हैं। जी, तो ये विद इन द कम्युनिटी भी जी। तो एक तरफ स्टेट कर रही है, हाँ, फिर वो मैं कहूँगा दोनों तरफ ही स्टेट दोनों तरफ ही स्टेट करिए, क्योंकि देखिए हमारे जो MP MNA हैं बैठे हुए हैं ना सीट्स पर, कितने हिंदू कम्युनिटी के हमारे जो हैं वो सीट्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन बात नहीं कर पाएंगे कहीं पर भी। आप देखें कि प्रिया कुमारी का कितना बड़ा एक इशू चल रहा है, खुद वाले दिन बोल रहे हैं खुर्शीद शाह इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके पास बच्ची है। जब वो आपको खुद बता रहे हैं, जब वो खुद बोल रहे हैं कि खुर्शीद शाह चाहे तो हमारी बच्ची वापस मिल सकती है, फिर गवर्नमेंट नोटिस क्यों नहीं ले रही उनके ख़िलाफ़, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है उनके ख़िलाफ़, क्यों जो है वो बच्ची उनको नहीं दी जा रही है? तो लाइक देखें ना कि ये सिस्टम है। चलें और तो चीज़ों को आप रहने ही दें, प्रिया के ही मामले में देखें कि ये सिस्टम है। यहाँ हमारे मुखीज़ भी हैं, उनका भी मुंह बंद है, MNA MP हैं, उनका भी मुंह बंद है, क्योंकि वो सही बोल रहे हैं, सिलेक्टेड हैं, उनको सिर्फ इतना ही बोलने का हक है जितना उनको स्टेट बोलने के लिए बोलेगी, इससे ज़्यादा वो नहीं बोल सकते। हम जैसे लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट, वो तो फिर भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनके सिलेक्टेड हैं तो वो नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ चुप होते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम क्या करें, हम नहीं बोल सकते हैं। तो लाइक कोई तो बोलेगा ना। कम्युनिटी के जो नुमाइंदे हैं, जी, आप कह रही हैं वो भी एक टोकन बस रखे हुए। देखें नेक्स्ट ईयर जब हमने मार्च किया, एक तरफ हम मीडिया को कमेंट दे रहे हैं, खुद मैं कमेंट दे रही हूँ कि पाकिस्तान में हमारी जो लड़कियां हैं, हम जो हैं हिंदू कम्युनिटी, वो महफूज नहीं है, और वो वहाँ पर बोल रहे नहीं पाकिस्तान में तो हम बहुत ज़्यादा महफूज हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। एक वहाँ पर मैं खड़ी हूँ, एक यहाँ पे हम सब कुछ कदमों के फासलों पर हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो सेफ़ हैं पाकिस्तान में, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लोग रियासत की जो बात आ रही है, अब जड़ा वाला वाक़या जो हुआ था, अब इतना बड़ा वाक़या था, 28 चर्चेज आई बिलीव, मतलब एक जो बड़े जो चर्चेज को कहा जाता है, हाउस चर्चेज तो एक अलग फिनोमेना है, बट एक समझें कि पूरी आबादी, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का नहीं, एक ग्लोबल दुनिया प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट, उसमें जब आप गए हैं तो आपको पकड़ के पुलिस ने, फैसलाबाद पुलिस ने टॉर्चर किया। फैसलाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस जनरली सुनने में आता है, रोज़ देखते हैं, और आजकल जो हमारे दोस्त हैं जिनकी 2018 से ज़्यादा हिस्ट्री पे वो फोकस करते हैं, हमारे PTI वाले, क्योंकि आजकल उनको जेलों में ज़्यादा डाला जा रहा है, तशद्दुद हम देखते हैं। लेकिन किसी के साथ जो पंजाब पुलिस जनरल तशद्दुद करती है ना, उसको चूड़ा नहीं कहती, मुझे चूड़ा कहा गया। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम के लिविंग, सुना तो है कि क्रिश्चियंस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी ये है कि हमेशा एसोसिएट किया जाता है चूड़ा, कि भाई सैनिटरी वर्कर्स और ये इस तरीके से करके सारा, बट हैविंग बिन बॉर्न इन कराची, बिन गुलिस्तान जौहर में रहना, फिर डिफेंस में रहना, मेरा शायद एक वो प्रिविलेज की वजह से जो है मुझे कभी उस तबके के अंदर वो चीज़ उस तरीके से फेस नहीं करनी पड़ी। इट वॉज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। और वो वही वाली बात है ना कि कभी कभार हम अपने कम्युनिटी में भी रह के, जो अभी वो दलित कम्युनिटी और ये जो विद इन माइनॉरिटीज़ भी एक वो है,
वो शायद हम रियलाइज़ नहीं कर सकते जब तक कर पाते जब तक हम उसमें से खुद ना गुजरें। तो बात ये है कि फैसलाबाद पुलिस ने जब मुझे उठाया, कुट तो वो बहुत लोगों की लगाते हैं, मेरी भी लगाना शुरू कर दी, लेकिन मुझे लगाते हुए साथ में जो उनका एक स्पेसिफिक मुझसे मुंसलिक जो एक रिलीजियस बायस था वो निकलना शुरू हुआ। मारते हुए मुझे ये बार बार चुड़ा भी गए और बात साथ साथ ये भी कहे कि जी ये मैं सवाब का काम कर रहा हूँ, आज सबसे पहले मैं तेरी लाश जो हूँ ये करके और तो जहन्नुम वासी करके। और फिर मेरे साथ पास्टर गजाला भी गई हुई थी कि उसके बाद, और उनके लिए गाली भी एसोसिएट कर रहे थे वो कि जी मैं उनको भी ये करूँगा वो करूँगा और ये चीज़ें करके कि आज जी ये 2 चूड़ों को मैं जहन्नुम वासी करके तो मैं तो सवाब कमाऊँगा। तो ये जो रिलीजियस बायस है ये है इस माशरे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और जो अभी नजमा ने बात की दलित कम्युनिटी और किस तरीके से कुछ जो बज़ाहिर हमारी अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के नुमाइंदे हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो कॉलोनियल लॉर्ड्स का एक वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ना, ये वही हमारी रियासत ने भी अडॉप्ट की हुई है और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के साथ वो उनको दबा के रखने के लिए यही अपना रहे हैं। वक़ार अहमद सेठ साहब मरूम पेशावर हाई कोर्ट के जब चीफ़ जस्टिस थे, उनकी 2017 की गालबन जजमेंट है। पेशावर जिस तरीके से यहाँ सिंध के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनल प्रॉपर्टीज़ एक्ट है 2013 की, उधर की भी 2013 की एक्ट थी। उसका एक सेक्शन है कि अगर गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनओसी दे दे तो आप कम्युनल प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। इसके ऊपर वहाँ के लोकल क्रिश्चियंस ने चैलेंज किया कि भाई ये अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और असल में लेशस एजेंडा ये चल रहा है कि ये जो सो कॉल्ड 3-4 हमारे नुमाइंदे बैठे होते हैं हु डू नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंट आर जो भी हमारी अपनी चाहते हैं, तो वो जाकर ये एनओसीज ले लेते हैं और हमारी पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेचते रहते हैं। YMCA का स्कैंडल आपके सामने है कराची के अंदर, और सिंध का एशिया का जो पहला आई हॉस्पिटल है, इस पर आप देखिएगा जाके, सर हेनरी हॉलैंड्स मिशन आई हॉस्पिटल, ये एक हिंदू और एक क्रिश्चियन डॉक्टर ने मिलकर बनाया था। एशिया का पहला आई हॉस्पिटल था, तारीखी डिक्लेयर्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी है। सिंध हुकूमत से सवाल है कि आपके SBCA ने, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आपके हेरिटेज डिपार्टमेंट ने, सब ने इसको जो है डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट किया हुआ है और आज जाके देखे खंडार है, उसमें एक ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक नहीं है, सारी ब्रिक्स बिखरी हुई हैं, तबाह हाल है। ये तारीख है हमारी, ये हम अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ के साथ करते हैं कि शायद ये क्योंकि माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी थी उसके साथ हमने यही सलूक करना। बात ये है कि वक़ार अहमद सेठ साहब ने जो अपनी जजमेंट में पेन डाउन किया, उन्होंने बड़ी तारीखी ये चीज़ें नोट डाउन की। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ऐसा है, ऑन डीपर अप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स ये दिखता है कि ये जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो इनकी रिलीजियस क्लर्जी के हों या इनके उसमें पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के अंदर पार्लियामेंट में या किसी और जगह पे बैठे हुए हों, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। और ये जो हैं हमेशा उस आड़ में रहते हैं कि भाई हम रूलिंग गवर्नमेंट के करीब कैसे हो सकते हैं, और वो उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल के अंदर जो रियासत पाकिस्तान, जो नजमा साहिबा ने एक और बहुत अहम बात की, आपने कहा कि हमें दूसरी दर्जे का सिटीज़न कहा जाता है। हमें दूसरे दर्जे का भी सिटीज़न नहीं कहा जाता, उससे भी नीचे कहा जाता है, हमें सौतेलों वाला सलूक किया जाता है, सौतेले से भी बदतर किया जाता है। रियासत हम सुनते हैं कि माँ है, हम भी जब पैदा होते हैं इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटी का बच्चा, हम भी कहते हैं जी रियासत हमारी माँ है, लेकिन जब हम जाते हैं तो रियासत हमें बताती है कि नहीं यार, आप तो वो वाले पाकिस्तानी हो, आप तो सौतेले हो। और वही जब हमारे साथ निज़ाम करते हुए हम देखते हैं, माइनॉरिटीज़ का सबसे बड़ा मसला क्या है, अगर आप मुझसे पूछें ना तो मैं उसको एक समअप करके कहूँगा कि हमारा कोई लीडर ही नहीं है, कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिसके पास हम अपने मसले लेकर जाएं। हमारी दाद रसी कौन करेगा, ऐवान में हमारी आवाज़ कौन उठाएगा। आपने एक निज़ाम बना दिया आर्टिकल्स 51 और 106 के तहत, जी रिजर्व सीट्स, बहुत अच्छा कर दिया। आर्टिकल्स 51 और 106 आप खोल के देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है बाय वे ऑफ इलेक्शन। इनके ऊपर भी जो चुनाव होना है वो बाय वे ऑफ इलेक्शन लिखा हुआ है। कैसा अजीब मंतक है, क्या मजाक है, क्या सर्कस है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जैसी एक जमात, जिसके अपने मंशूर में है कि जी सिर्फ इस मुसलमानों की जमात है, इसमें शमूलियत, इसमें मेंबरशिप सिर्फ मुसलमान ले सकते हैं। और ये एक्चुअली ये आर्ग्यूमेंट काउंटर टू फैसल सिद्दीकी साहब जो है की थी, जो रियासत की तरफ से आ रहे थे वकला, कि भाई ये तो वो जमात है जिसके अपने मंशूर में ये है। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने रिबटल दिया था उसका कि भाई ये तो जमात इस्लामी के भी उसमें है, लेकिन आसिया नासिर जैसे लोग और दूसरे जो है बाद में उनको माइनॉरिटी रिजर्व सीट्स दे दी जाती हैं। बट जो एक मसला है, ठीक है, आई एग्री विद द मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ द 11 मेजॉरिटी जजमेंट, ये भी मैं क्लियर कर दूं टू ऑल माय कंपेट्रियट्स एंड फ्रेंड्स, एंड आई डू नॉट एग्री विद द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस राइट नाउ, एक रेडिकुलस जजमेंट। लेकिन बहरहाल जो मैं मसले की निशानदेही कर रहा हूँ
कि क्या मंतक है कि एक ऐसी जमात जो कि वैसे कहती है कि भाई ये आउटकास्ट हैं, ये तो हमारी जमात में हमारे मंशूर के मुताबिक वैसे तो हम इनको आने नहीं देंगे, लेकिन जब पॉलिटिकल पावर की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके मेरी सीटों के ऊपर सियासत करते हैं, कहते हैं जी ये सीटें हमें दे दो। ये कैसा निज़ाम है? इलेक्शंस एक्ट और इलेक्शंस रूल्स जो 2017 के अब अमेंड हो गए हैं, लेकिन उनका जो रूल 94 और उससे आ गई इनकी रिजर्व सीट्स की सारी चुनाव के लिए और इनको किस तरीके से भरना है, ये तो ये बना दिया है कि एज अ सिटीज़न मुझे ना पीपल्स पार्टी पसंद है, ना PTI पसंद है, ना PMLN पसंद है, मैं इन सबसे तंग हूँ। मैं अपना रिलीजियस नुमाइंदा इनमें से किसी एक को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं चुन सकता। अगर मुझे इस प्रोसेस का किसी भी तरीके से पार्ट बनना है तो मुझे इनमें से किसी को एक वोट डालना पड़ेगा, इनका MPA MNA जिताना पड़ेगा कि यार आप जीत जाएंगे तो आप जो है ना एक सिलेक्ट करके एक बंदा ले आइएगा। इसमें पाकिस्तान की जो तारीख है वो पाकिस्तान मूवमेंट की पहली सक्सेस सेपरेट इलेक्ट्रेट्स होती है, बट जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं इन पाकिस्तान they've historically argued against separate electorates, but आपकी argument seems like it wants नहीं, माई आर्ग्यूमेंट इज़ दी मेजॉरिटी आर्ग्यूमेंट इज़ कि हमें डुअल इलेक्टोरेट्स चाहिए, हमें डुअल इलेक्शन की डुअल वोट कास्ट करने का राइट चाहिए। देखें, मैं इस बात पे मैं दोबारा आपको इस चीज़ को समअप कर दूं, जस्ट टू क्लैरिफाई कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट Yes. करें और एक क्रिश्चियन कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान में या जितने भी, और ये मेरी डिमांड नहीं है, ये मुझ पे मुसल्लत कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, ये माशरा कर रहा है। इस माशरे ने मज़हब के नाम पे तफरीक कर दी। भाई मेरी आइडेंटिटी तो पाकिस्तानी है ना, मैं तो अपने MPA MNA को जनरली जाके अपने हल्के के जो मेरे मसाइल हैं वो मेरे नेबर के भी मसाइल हैं। हाँ, क्योंकि इस माशरे ने मुझे डबलनी मार्जिनलाइज कर दिया है मज़हब की बुनियाद पर, हर चीज़ में मज़हब 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 कर दिया है, तो एक नेसेसिटी एक बना दी है कि भाई अब ये जो मेरे मज़हब वाले मसाइल हैं ना उसके लिए कोई मेरा मजहबी नुमाइंदा भी होना चाहिए। ये मुझ पे मुसल्लत किया है, तो जो मेरा मजहबी नुमाइंदा आप मुझे दे रहे हैं उसके चुनाव के लिए भी तो मुझे राइट दें। जो मजहबी मेरा नुमाइंदा बैठा हुआ है, ना मैं उसे जानता हूँ ना वो मुझे जानता है, ना मेरी उस तक रसाई है, ना उसको कोई परवाह है कि जी मैंने जो है जाकर अपने लूक विक्टर के या नजमा महेश्वरी या किसी दूसरे तीसरे के मसाइल सुनने या इनके ऊपर बात करनी है। वो तो पार्टी पॉलिसी का मोहताज है, वो तो पार्टी पॉलिसी, वो जो पार्टी की पॉलिसी चल रही है वो उसको सब्सक्राइब करेगा, उसका नुमाइंदा बनेगा तो उसको जो है आगे टिकट दे दिया जाएगा। इसमें जो आपने बात की कि एज समबडी जिनकी फैमिली में आई थिंक आपके नाना को एंटर करते हुए उनको आए, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने मेहनत की, यस, और ही ब्रोक थ्रू, वो ग्लास सीलिंग कहें जो भी कहें, तो फिर जब तक आप तक बात आई तो आपकी फैमिली में थर्ड जनरेशन तक, प्रोफेसर पढ़े लिखे सेंट माइकल्स गए आप, अच्छी एजुकेशन मिली, एक्सटर्नल प्रोग्राम आप कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ वो जो लैक ऑफ अ बेटर वर्ड ये जो आपको जो चूड़ा बोला गया तो वो चूड़ा बनाया है ना रियासत ने। रियासत ने जब आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट्स में लिख रहे हैं कि स्वीपर मस्ट बी क्रिश्चियन, तो ये एक सिस्टमैटिक निज़ाम बनाया हुआ है कि ये नहीं है कि आप कम्युनिटीज़ चले जाएं, बिल्कुल आप रहें। ये सावरकर जो इंडिया में भी उनकी फ़िलॉसफी थी कि ये नहीं कि मुसलमान डिसलॉयल हैं तो चले जाएं, इंडिया से रहें और हमेशा रहें सेकंड क्लास सिटीजन, लेकिन नीचे रहें, नीचे रहें, तो पाकिस्तान हमारे गुलाम रहे। एग्जैक्टली तो पाकिस्तान ने भी डू यू फील कि ये सिस्टम के अंदर बेक इन किया हुआ है कि अगर दलित कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी एट लार्ज है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तो रहें, स्वीपर की नौकरी करें, औकात में रहें। जड़ा वाले के बाद TLP की एक बंदी की स्पीच भी आई थी कि चुड़ो अगर तुम लोगों ने रहना है तो इस तरह रहो, कोई नहीं मना कर रहा रहने से, लेकिन अगर निकलोगे बाहर। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फैसलाबाद में हुआ ये पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे मारा, राइट अब DSP लेवल तक के जो थे वो उन्होंने आके किया। उसके बाद जब यहाँ कराची की सिविल सोसाइटी ने वहाँ पंजाब पुलिस के हाई अप्स को, IG पंजाब को, RPO को, उनको कॉल किया कि भाई ये हमारे लोग हैं, यहाँ से वहाँ गए हुए हैं, तारुफ दिया चीज़ें मामलात की, तो फौरी तौर के ऊपर जी SP साहब भागे आए कि जी गलती हो गई, मेरे ऐसे थोड़ी को हाथ लगा रहे हैं जी, माफ़ कर दें, छोड़ें, कोई मुकदमा फाइल नहीं करना। आई स्टिल फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट। उस वक्त SSP डॉक्टर रिजवान उधर थे और उनके सामने जाके कि भाई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मुझे चाहिए, आई वांट ऑल ऑफ दी सस्पेंडेड। सिर्फ एक बंदा सस्पेंड हुआ और कोई भी नहीं हुआ, बाकी वो जो पूरा मजमुआ था जो सारे चूड़े कह रहे थे, जो मार रहे थे, और अगर यहाँ से पीछे दोस्तों की कॉलें नहीं जाती, वो तारुफ नहीं होता, तो उन्होंने तो मुझे उल्टा लटका के पता नहीं क्या कर दिया होता। और वो जो पास्टर विकी के ऊपर एक ब्लास्फेमी का केस बनाया होता, उनकी इंटेंशन ये थी कि मुझे भी उसमें रोपिन करके सहूलतकार बना देते। जो मुझे वो मार रहे थे ना, तो इंटेरोगेशन क्या चल रही थी, अच्छा आपका नाम लूक विक्टर है, आपका कौन सा बंदा बाहर रहता है, आप इवन मुझे कभी कभार ना जहाँ गुस्सा एक आता है, चीज़ें हैं, मुझे पिटी भी फील होती है
कि इस माशरे के अंदर ये जो TLP वाले, देखें कोई भी बच्चा ईविल बॉर्न नहीं होता, वो जिस माशरे के अंदर उसको नर्चर मिल रहा है वो बड़े होते होते, मुझे एक याद आती है वो एक इमेज कि जब आसिया बीबी का एक्विटल हो रहा था 2018 के अंदर, उस वक्त एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि हार्डली 8 या 9 साल के बच्चे थे 3-4 जो कि एक डॉल के साथ खेल रहे थे कि जी आसिया, और अल्फाज जो अदा कर रहे थे आसिया मलाउनिया को जी हमने फांसी दे दी, और हंस रहे हैं खेल रहे हैं, और उनको आप क्या इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं। वो 2018 का ही शायद कोई बच्चा था जो कि जड़ामाला की मॉब का भी अब इस वक्त पार्ट होगा, वो बड़ा हो गया होगा। हम इस माशरे के साथ कर क्या रहे हैं? और अगेन ये मैं फिर कहूँ कि ये हम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं, हम कहते हैं कि जी ये रैकेट चल रहा है, ये रैकेट चल रहा है। रैकेट छोड़ें, जो राजा परवेज़ अशरफ साहब, और मैं अब ये सारी सियासी जमातों का एक एक एग्जांपल दूंगा। राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली होके इल्म दीन का जी सराहते हैं कि जी बड़ा अच्छा काम किया था, उसको हम गाजी कहते हैं, उसको आप जो है पूज रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं नेशनल असम्बली में, तो आप क्या इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं? अभी जो ये पिछले साल कोयटा के अंदर जो एक उसको शूट किया है एक पुलिस ऑफिसर ने, एक ब्लास्फेमी अक्यूज्ड को, उसके बाद क्या सेनेट के अंदर भी आपके कुछ 1-2 MNAs MPAs ट्विटर के ऊपर तो भरे पड़े होते हैं, वहाँ फ्लोर के ऊपर भी, और ये मार्क्स एक्सपंज नहीं होते। मसला ये है कि ये मार्क्स एक्सपंज भी नहीं किए जाते, और जो है रिमार्क्स, और ये इतनी ओपन जो हैं ये सियासी जो लीडरान हैं, ये कह रहे होते हैं कि जी बड़ा अच्छा काम किया, हम इसको गारलैंड्स भी पेश करेंगे, हम इसको कैश प्राइजेस भी देंगे, हम इसके बच्चों को भी संभालेंगे, हम ये सारे मामलात करेंगे। फिर हम देखते हैं PTI की बात करें तो क्या जो हैं हमारे शेख रशीद साहब, उनकी हम तकरीरें भूल गए हैं कि किस तरीके से PMLN की हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हुए कि जी ये जहाँ पर नामूसे रसालत के ख़िलाफ़ बात होगी हम जाके गोली भी खा लेंगे, सीने पे जला देंगे, फलाना कर देंगे। और PMLN की बात करें तो कैप्टन सफदर साहब, अली मोहम्मद खान भी बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको तो छोड़ दें, वो तो एक ये जब चाइल्ड मैरिज की बात हुई थी, वो खुदा माफ़ करें, मैंने उस वक्त ये जो 2019 का मैं पहला केस बना रहा हूँ, आई वॉज हार्डली 2019 के अंदर आई वॉज हार्डली 20 और 21 ईयर ओल्ड जब ये इनकी भी ये साइट पे स्पीच चल रही थी और ये मेरी लाइफ का पहला चाइल्ड मैरिज का केस आया। तो मैंने उसके अंदर सवाल किया था कि भाई आपकी बेटी हो तो आप बताएं ना, फिर ये तकरीर करेंगे जी चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, ये एक्ट नहीं होनी चाहिए। तो अली मोहम्मद खान साहब जिस तरीके की बातें करते हैं PTI के अंदर, और इवन सारे इनके बहुत सारे और MPAs, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोई एक सियासी जमात नहीं है, ना वो जो अपने आप को लिबरल लेफ्ट कहते हैं, ना वो जो अपने आप को सेंट्रिस्ट कहते हैं, और वो जो हार्ड राइटिस्ट है उनको तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं उनकी। PTI वाले नाराज हो रहे हैं, कैप्टन सफदर का भी जिक्र, कैप्टन सफदर का तो मैं वही कर रहा हूँ कि जिस तरीके से वो अहमद ईस के पूरी जो पॉलिटिक्स है हमारे इस मुल्क में जो मोस्ट इफेक्टिव पॉलिटिक्स है वो 2 कार्ड्स हैं। एक है इंडिया का एजेंट बना दो, जो अभी मारंग बलोच के साथ और सबके साथ हो रहा है, जो आपको भी किसी को भी जो है जो डिसेंट की बात करेगा जी ये एंटी स्टेट है। एक जो है आपने हर डिसेंट को आपने एंटी स्टेट का कर दिया कि जी ये मुल्क दुश्मन है, और दूसरा कि भाई ये जो है ना ये नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ है, ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ है, ये वाला आप ठप्पा लगा दें तो इसको आप डीमोनाइज़ कर देते हैं पूरी सोसाइटी के अंदर। मोस्ट इफेक्टिव कार्ड्स है। जिसने किसी ने पॉलिटिक्स के अंदर जाकर वोट भी गार्नर करना है ना, वो रोटी कपड़े मकान की सियासत तो मुझे कहीं दिखती नहीं है, वो सब पे ये दिखती है कि जी हम जाएंगे तो हम नामूस रसालत पे ये करेंगे, हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए ये करेंगे। हमने पूरी की पूरी जो अपनी पॉलिटिक्स है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अलाइक, वो सब के सब अब आजकल जो हैं, और ये आजकल नहीं बल्कि ये जब से मुल्क चले आ रहा है, हम ज़िया एरा की बात करते हैं 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो उससे पहले आया था। ये जब आर्टिकल 2 इंट्रोड्यूस हुआ था, ये तो ज़िया दौर से पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जब हम नेशनलाइजेशन की अगर बात करते हैं, और नेशनलाइजेशन के ऊपर चलने वो डिबेट है कि बाकी नेशनलाइजेशन एक किस तरीके से अच्छी है या प्रो एंड कॉन उसके क्या हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ की भी इदारों की नेशनलाइजेशन, ये इस तरीके से जो माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म किया जा रहा है, ये कोई पार्टी नहीं कह सकती कि जी हम नहीं कर रहे, और कोई पार्टी फिर ये दावा नहीं कर सकती कि हम माइनॉरिटीज़ के बारे में बहुत ख्याल करते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी रिसेंटली जब ये फॉरेन मिनिस्टर बने थे, या अभी वेरी रिसेंटली इनकी एक स्पीच हुई थी जिस पे बहुत सारे माइनॉरिटीज़ खुश हो गई थी कि जी इन्होंने तकरीर कर दी कि मैं चाहता हूँ कि मेरे होते हुए, और मैं ऐसा पाकिस्तान देखना चाहता हूँ जहाँ पर प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई क्रिश्चियन या हिंदू हो, और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके का पाकिस्तान बने। तो भाई जब आप 26वीं आईनी तरमीम के पूरे मुल्क के अंदर जाकर आप दौरे कर रहे थे, उसको प्रोपोगेट कर रहे थे, उसके फ्रंटमैन बने हुए थे, किस माइनॉरिटी कम्युनिटी से पूछ लिया कि आइन में तरमीम होने वाली है, आपके कौन से ऐसे आइन में शिके हैं जो आप समझते हैं इनकी तरमीम होनी चाहिए है, तो आप भी अपना कुछ इसके अंदर इनपुट दे दें। तो ये जो टोकन है ना,
और मैं इस पे अब अगर आप मुझे इजाज़त दें कि ये जो टोकन है, ये सारी जो निज़ाम चल रहा है इस वक्त, अभी जो बजट स्पीचेस आप सुन रहे थे सिंध असेंबली के अंदर बजट स्पीच के अंदर एक बड़ा, और वो हिंदू एमपी हैं महेश कुमार हसीजा साहब, जिन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की कि पहली बात यह है 2022 से 23 का जो बजट था उस एक साल का, उसके अंदर माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट की सिंध हुकूमत की तरफ से 3,500 स्कॉलरशिप्स थी। जो उस वक्त के मिनिस्टर थे उन्होंने 3,500 स्कॉलरशिप्स का बजट उन्होंने रिलीज़ किया। अभी जो ये लास्ट टेन्योर निकला है 2024 से 25 का, सिर्फ 752, 3,500 से आपने कम करके 752 स्कॉलरशिप्स कर दी। और उस 752 स्कॉलरशिप्स के अंदर भी 740 हिंदूज़ को दी गई और सिर्फ 12 क्रिश्चियंस को दी गई। मेरे हिंदू भाइयों से, कोई दोस्तों से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये निज़ाम दिखाता है कि किस तरीके से माइनॉरिटीज़ विद इन माइनॉरिटीज़ को भी दबा के रखना है, ये पॉलिटिक्स क्रिएट करके रखनी है और डिवाइड एंड कॉन्कर वाली रखनी है। वो जो 740 आपके हिंदूज़ को भी दी गई है ना, इस पर भी सर्वे होना चाहिए, उसमें से दलित कम्युनिटी में से कितनों को दी गई है। तो ये सारे इश्यूज़ एक दिन माइनॉरिटीज़ के लिए हम, अगर नजमा जाते जाते आप बताएं कि माइनॉरिटी राइट्स मार्च व्हाट डज इट मीन टू यू, और अक़लियत हकूक़ मार्च पे क्या होगा, और लोग आएँ, क्या बातें होंगी, क्या क्यों ज़रूरी है? देखें, पहली बात तो ये कि जब हमने पहला माइनॉरिटी राइट्स मार्च किया था तो बहुत से लोग जो खुद को लिबरल बताते हैं वो बोल रहे हैं कि देखें आप तो सिंध धरती के वारसा हैं, ये सिंध धरती आप हिंदूज़ की है, आप जो खुद को अगर माइनॉरिटीज़ बोलने लगेंगे तो आप अपने हक़ कैसे ले सकेंगे, हक़ कैसे हासिल करने लगेंगे। मैं भी ये समझती हूँ कि ये भी हमें एक रोकने का तरीका होता है, रोक के रखते हैं, हमें इस चीज़ में उलझाए रखते हैं। भाई देखें, एक तो मुल्की लेवल से हम हैं, माइनॉरिटीज़ तो हैं, मुल्की लेवल से किसी मुल्क में जो थोड़े होते हैं उनको माइनॉरिटीज़ में तब्दील होना ही पड़ता है, और हम हैं, और हमें जो है वो माइनॉरिटी से भी नीचे लेके जा रहे हैं ताकि यहाँ सिर्फ कुछ जो हैं वो बच जाएं। फिर उनके साथ शायद कुछ इस तरह का सलूक किया जाए कि पाकिस्तान में जो है ना वो माइनॉरिटीज़ होनी ही नहीं चाहिए, जिस तरह से हम समझते हैं। तो फिर हमने सोचा क्यों ना माइनॉरिटी राइट्स मार्च किया जाए, जहाँ सब जो हैं वो माइनॉरिटीज़ को जमा किया जाए, और वहाँ पे जो हैं वो उनकी हमने जो एक किया था वो सिर्फ हिम्मत होनी चाहिए। भाई जब लोग वहाँ जमा होंगे तब एक आम भी जो है वो माइनॉरिटीज़ का बंदा आएगा ना, उसको हिम्मत मिलेगी कि भाई नहीं, हम माइनॉरिटी अभी यहाँ हैं। क्योंकि जिस तरह से सोच उनकी जा रही है कि भाई सब जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान को, डिस्कशन आपस में होता रहता है। लेकिन क्योंकि हम ये एक दिन जो हमारा 11 अगस्त मिला हुआ है, ये आपके माइनॉरिटीज़ का दिन है, क्या आप वो दिन आपने जश्न मनाइए, वो आपका दिन है। तो यही है कि एक ही दिन मिला है, बाकी के दिन वैसे ही हमारे नहीं हैं। तो बस वो एक दिन जब मिला है उसमें हम लोगों को माइनॉरिटी राइट्स मार्च के ज़रिए जमा करना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि देखें अभी भी हम हैं पाकिस्तान में, हम अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहते हैं, और हम ये जो हैं वो अगर आपस में एकता कर लेंगे, अगर हम आपस में जुड़ जाएंगे तो हम अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं, ना कि पाकिस्तान छोड़ के भागने का सोचें। हम यहीं पर ही रहेंगे, पाकिस्तान हमारा है, क्योंकि पाकिस्तान बनने के वक्त हमारे भी अब्बा दादाओं ने कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने पाकिस्तान बना के हाथ में परोस दिया है, नहीं, हमने भी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे भी जो हैं लोगों के यहाँ खून शामिल हैं, सारी चीज़ें हैं। मेरी नानी जिस तरह से वाक़यात बताती रहती थी हमें, तो भाई पाकिस्तान बनने के लिए हमारे भी अब्बा दादाओं ने कुर्बानी दी है, या पाकिस्तान हमारा भी है, तो आप किस बेस पे हमें यहाँ से निकाल रहे हैं। तो वो जो है एक हिम्मत जो है, उस हिम्मत का नाम है माइनॉरिटी राइट्स मार्च, कि जहाँ लोगों को पता चले कि हाँ भाई हम पाकिस्तान में जो हैं वो अगर आपस में जुड़ जाएंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, अगर हम आपस में एकजुट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, तो हम जो हैं वो पाकिस्तान में अपने हकूक़ ले सकते हैं। हम बराबरी की बुनियाद पे जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पे हो सकती है। तो यही है कि उम्मीद का नाम है माइनॉरिटी राइट्स मार्च, एक उम्मीद जो हमने लोगों में जगाई है, और हमें उम्मीद है कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और पाकिस्तान में अपने हकूक़ ले सकेंगे। थैंक यू। लोग जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे?
मैं अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले हुंजा की तरफ मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, कैंप पे गए ट्रिप की। तो वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था कि हाउ यू ट्रीट एनिमल्स इज़ हाउ यू ट्रीट योर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। तो ये मैं अपने जो मेरे मेजॉरिटी वो आर्टिकल 260 के उस वाले पाकिस्तानी के तबके में आते हैं, मुसलमान मेरे दोस्त, उनसे यही कहूँगा कि हाउ यू ट्रीट योर माइनॉरिटीज़ इज़ हाउ यू विल इवेंचुअली एंड अप ट्रीटिंग आपके अपने जो जितने मुसलमान भाई बहन हैं। और ख़ास तौर से क्योंकि ये इसमें मैंने कहा था कि आपको इस दफ़ा का माइनॉरिटी राइट्स मार्च क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है और हमारी पूरी किस तरीके से सिस्टमिक एक डिस्क्रिमिनेशन और रियासत की तरफ से, मैं इस बात पे बड़ी बहुत अंडरस्कोर करते हुए ये कहूँगा कि माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ का कोई, हम कहते हैं ना किरदार है, सिर्फ हल्का फुल्का कोई वैसी टोकन वाला किरदार नहीं है। कायदे आज़म को कायदे आज़म बनाने वाले माइनॉरिटीज़ थे। कायदे आज़म जो पढ़े हैं, जो पढ़ लिख के वो तालीम हासिल करके और उस रुतबे तक पहुँचे, उनका जहन इतना खुला, इतने लिबरल हुए, इतनी जो भी सारे मामलात करके कि वो इतने काबिल बने, वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की वजह से बने। शेल्डन हाई स्कूल कराची के अंदर और CMS क्राइस्ट मिशन स्कूल ये भी कराची के अंदर, ये दोनों कायदे आज़म के अल्मा मेटर्स हैं। भुट्टो साहब के दौर के अंदर इनको नेशनलाइज़ किया गया, आज तक ये नेशनलाइज्ड है। शायद ही कोई 1 या 2 बच्चे क्रिश्चियन पढ़ रहे होंगे, मेरे ख्याल में वो भी नहीं पढ़ रहे होंगे। ये मेरे इदारे हैं, ये वो इदारे हैं जिन्होंने इस मुल्क के बानी को इस मुल्क का बानी बना दिया। और इस मुल्क, मेरे ख्याल में इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से कि माइनॉरिटीज़ ने इस मुल्क को कायम किया और आज तक ये जो सलामत है ये हमारी वजह से है। हमारा भी इसके अंदर इक्वल का किरदार है। और उसी के साथ साथ जो अब एक सबसे एलिटिस्ट स्कूल है कराची ग्रामर स्कूल, जिससे काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी पढ़ के गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी पढ़ा है, आसिफ जरदारी साहब ने भी पढ़ा है, इस मुल्क की अशराफियान के बहुत लोगों ने यहाँ से पढ़ा है। और उसको कहा जाता है कि जी ये वो तालीम इम्पार्ट करते हैं जो बाकी शायद स्कूल वो स्टैंडर्ड नहीं करते। ये भी एक क्रिश्चियन पादरी ने बनाया था। आज मेरा सिर्फ सवाल ये है कि उस मेरे क्रिश्चियन पादरी के बनाए हुए मेरे चर्च के स्कूल के अंदर कितने बच्चे क्रिश्चियन पढ़ रहे हैं। और उसी के साथ साथ कि जी वो जो मर्ज़ी आर्गुमेंट आगे से देते रहें कि जी हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है और जो है हमने वो स्टैंडर्ड को लेकर चलना है और आप माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ शायद उस स्टैंडर्ड पे नहीं आ सकते। तो हमारा स्टैंडर्ड था तो हमने ये अदारा बनाया था। सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन ये है कि 77 साल में ऐसा क्या हो गया कि आपने हमें चूड़ा कहना शुरू कर दिया और हमें महदूद कर दिया कि आपने इस गुर्बत की साइकिल से बाहर नहीं निकलना। ये एक सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन के तहत कि हमारे तालीमी इदारे हमसे छीने गए और उन तालीमी इदारों के ऊपर अपनी मोनोपोली करके एलिटिस्ट कैप्चर करके उसके बाद बीकन हाउस सिटी स्कूल, ये जितने स्कूलिंग सिस्टम्स हैं ये बाद की पैदावार है। ये इन स्कूल्स में से निकल के पढ़ के इनकी सारी चीज़ें सीख कर बाद में सारी इस तरीके से मोनोपोलाइज़ किया है। मेरी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? मेरे जो इदारे हैं कम से कम वही मुझे वापस कर दें। कराची ग्रामर स्कूल के अंदर अगर 90% वो मुसलमान पढ़ते हैं जो उस लेवल की तालीम को अफोर्ड कर सकते हैं, वो पराडो और राडो की घड़ी और इस तरीके के मामलात करके वो इजीली वहाँ पर आ सकते हैं और वो एक अपना एक सर्कल बना के घूम रहे हैं, तो भाई जो सिंध फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एक्ट 2013 है, जिसके तहत कराची ग्रामर स्कूल इज़ बाउंड कि आपने डिसएडवांटेज ग्रुप्स को, आपका 10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन इज़ टू बी फ्रॉम डिसएडवांटेज जो है क्लासेस, जिनको आपने फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ाना है, उन 10% बच्चों के अंदर ही कहीं गलती से आप माइनॉरिटीज़ को घुसा दें। लेकिन आज अगर मैं सर्वे करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि कराची ग्रामर स्कूल के अंदर कोई भी जो है बोर्ड बेसन से बाहर निकल के, डिफेंस से बाहर निकल के, बैरिया टाउन से बाहर निकल के अगर कोई क्रिश्चियन है तो वहाँ पढ़ रहा होगा। तो ये एक जो सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन है जो हुंजा के अंदर लगा हुआ था एक बोर्ड कि हाउ यू ट्रीट योर एनिमल्स इज़ हाउ यू ट्रीट योर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप हमें जानवर ही समझते हैं ना, तो भाई इस वाले साइन बोर्ड को भी समझ लें कि आपने अगर एक अच्छा माशरा बनाना है, माइनॉरिटी राइट्स सिर्फ माइनॉरिटीज़ तक महदूद नहीं है, ये पाकिस्तान की नीड है। माइनॉरिटी राइट्स मार्च के जो मसाइल हैं, जो हम जिन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं, जो हम हकूक़ की फराहमी मांग रहे हैं, मेरे ख़्याल में ऑल पाकिस्तानी शुड अंडरस्टैंड कि आप हमारे हकूक़ जब हमें देंगे तो वो दैट विल बी कि आप एक बेहतर माशरा बना रहे हैं अपने लिए भी। ऐसी क्या लेजिस्लेशन हो सकती है जिससे माइनॉरिटी सेफगार्ड हो जाए? देखें, सबसे पहले तो ये जो रिलीजन वाली एक डिस्पैरिटी है और ये जो 295A का, 295B का, 295C का एक जो मिसयूज़ है, इसको क्योर करना, जूरिस्प्रूडेंस, आई डोंट नो, ये इतना बड़ा ह्यूज टॉपिक है कि ये जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है कि आप इसकी रोकथाम किस तरीके से करें। क्योंकि अभी हमने हाल में देखा कि एक क्रिश्चियन बच्चे ने जिसने अपनी
अंजील मुकद्दस में से, आगे एपिसल्स में से 1 कोरिंथियन 10 की एक पैसेज उसने कोट कर दिया तो उस पर 295A का पर्चा छाप दिया। तो अब ऐसा माशरा बन चुका है कि मैं अपनी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं बाइबल की वर्स कोट कर रहा हूँ जिसको मैं मुकद्दस मानता हूँ, जिसको मैं इलामी किताब मानता हूँ, जिसको मैं इलाम मानता हूँ, मैं उसको कोट कर रहा हूँ तो उस पर भी 295A का पर्चा कट रहा है। तो ये जो मिसयूज़ ऑफ द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है, इसको क्योर होना, उसी के साथ साथ कि हमें हर लेवल के ऊपर एजुकेशन कोटा चाहिए है, जो ऑलरेडी चल रहा है 10% वाला, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए है। उसी के साथ साथ जॉब कोटा हमें चाहिए। जॉब कोटा कहते हैं जी 5% है, इसका भी मैं आपको गेम बता दूं कि हमारे साथ होता क्या है। जॉब कोटा 5% है तो सही, लेकिन जॉब कोटा जब आप बनाते हैं वहाँ से हैं कि ब्रेक डाउन किस तरीके से होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होता। ये ब्रेक डाउन करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर तहसील लेवल, तहसील लेवल के ऊपर जी ये इतनी छोटी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर हार्डली 10 टोटल जो अपॉइंटीज़ हैं जो उसके अंदर आ रहे हैं वो 10 लोग आ रहे हैं या 17 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं। 20 का 5% क्या होता है, या 17 का 5% क्या होगा, या 10 का 5% क्या होगा, वो तो 0 पॉइंट समथिंग में चला जाता है, तो वो सीट ही नहीं बनती कभी। जो गेम की जाती है कि वो जो ओवरऑल पूरा एक इदारा है उसका आप 5% निकालें तो शायद जाके को 2 या 3 सीटें बन जाएं। आप उस एक मखसूस जॉब के ऊपर, और उसको भी आप ब्रेक डाउन करते करते डिस्ट्रिक्ट से नीचे तहसील पे, तहसील से नीचे जाकर आप देखते हैं कि जी इस एरिया के अंदर या किधर जाके ये पोस्ट क्रिएट हो रही है, उस पर जो टोटल जिसका 5% निकलना है वो 5% बनता ही नहीं है कभी। तो रियासत की जो है ना लेजिस्लेशन तो बहुत दूर की बात है, रियासत अपना दिमाग ठीक कर ले, हमें इंसान समझना जो है ना शुरू कर दे, सौतेलों वाला सलूक बंद कर ले। वरना ये जो आग जड़ा वाला को जल रही है ना, ये जो आज 400 ब्लास्फेमी गैंग के जो विक्टिम्स हैं ये सब माइनॉरिटीज़ नहीं है। ये मेरे जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके लिए लम्हा फ़िक्र है कि वो भी ये सोचें कि ये हो क्या रहा है माशरे के अंदर। 400 के अंदर सब माइनॉरिटीज़ नहीं है, बल्कि बहुत कम है माइनॉरिटीज़। होपफुली थिंग्स गेट बेटर। माइनॉरिटी राइट्स मार्च फ्रेयर हॉल पे हो रहा है। यस, फ्रेयर हॉल पे नहीं, इस दफ़ा इट इज़ टू बी अनाउंस्ड और इट विल बी क्रिएटिव। दैट आई कैन प्लीज अश्योर। ऑनलाइन देखें कहाँ हो रहा है, स्पॉइलर आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू लिसनिंग। टेक केयर। खुदा हाफिज़।